एजुकेशन किसे कहते हैं, टीचिंग किसे कहते हैं, लेवल ऑफ टीचिंग कितने हैं, और टीचिंग फॉर्मूला और टीचिंग मेथड। ठीक है, ये वाली आज की क्लास में पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे ये होते क्या क्या है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोला जाता है एजुकेशन। और एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से हुई है, एजुकेटम, एजुकेयर और एजुसियर। सर आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। हेलो हेलो, अब आ रही क्लियर? यस सर, क्लियर है, बिल्कुल अच्छी आ रही है। यस सर। अब एजुकेटम शब्द का तो उन्होंने बताया है, तो प्रशिक्षित करना बताया है। अगर एजुकेयर की बात करेगा तो पालन पोषण करना है। एजुसियर की बात करना है तो पथ प्रदर्शन करना है। देखो ये वाला जो मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बताया है, ये बताया मैंने आपको पाश्चात्य यानी वेस्टर्न पाश्चात्य संदर्भ में प्रशिक्षित करना मतलब ट्रेनिंग देना होता है, ट्रेनिंग होता है। लेकिन वो सर कौन सा टॉपिक आने लगे? टॉपिक का नाम क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन टीचिंग जो है आपका टीचिंग वाला जो है, ठीक है। अब उसके बाद अगर वो इस वाले शब्द का शाब्दिक अर्थ अभी स्टार्ट किया है। अभी स्टार्ट किया, अगर इसका वो भारतीय संदर्भ में पूछता है यानी, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है शिक्षा और एक होता है विद्या। ये शब्द संस्कृत की शिक्षा धातु से बना है जिसका अर्थ है सीखना। ये वाला शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना। अब समझना हमें यहां पर है, नोट डाल के ऑल ओवर में बात करें हम, जो शिक्षा होती है, शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास करती है, शक्तियों का विकास करती है। वो हमारा एजुकेशन कहलाता है। समझना, देखो शिक्षा, अभी मुझे आपको टीचिंग पढ़ानी है, शिक्षा और शिक्षा किस तरह पढ़ानी है, उससे पहले मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दिया एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन के प्रकार से कंपलसरी आपको क्वेश्चन मिलेगा, पूरे चांस रहेंगे और कंपलसरी उसके प्रकार के साधन से मिलने स्टार्ट रहेगा। अब वो ये पूछेगा कि शिक्षा किसे कहते हैं, और शिक्षा जो है उसे इंग्लिश में एजुकेशन बोला गया है। क्या बोला गया? एजुकेशन बोला गया है। और एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से हुई है, एजुकेटम, एजुकेयर और एजुसियर। अगर वो पूछता है कि एजुकेटम का शब्द का अर्थ क्या है, तो आपको प्रशिक्षित करना बताना है कि यानी जो शिक्षा है एक बालक को प्रशिक्षण देने का कार्य करती है। वो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, मान लीजिए वो इंजीनियर बनना चाहता है तो बीटेक करेगा तो उसे वहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर वो सिविल वाला तो सिविल वाले उसे पार्ट कराएंगे, मैकेनिकल वाला तो मैकेनिकल वाले, जो वो करना चाहता है उसको प्रशिक्षण देती है। एजुकेट का शब्द का पालन पोषण करना सिखाती है, उसे ये बताती है कि आपको किस समय में क्या क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए। एजुसियर का शब्द का होता है पथ प्रदर्शन करना, आपको जिस क्षेत्र में जो लक्ष्य प्राप्त करना है उस क्षेत्र में जाइए, अपने रास्ते से भटकिए मत, वो एजुसियर कहलाता है। ये मैंने जो पाश्चात्य आपको संदर्भ बताया है, पाश्चात्य संदर्भ का मतलब होता है वेस्टर्न यानी विदेशी। और विदेशी की बात करें तो हमारी जो विदेशी भाषा है वो हमारी इंग्लिश भाषा है। और इंग्लिश भाषा में आपको एजुकेशन लैटिन भाषा की 3 शब्दों से मिलकर बना है, एजुकेटम, एजुकेयर और एजुसियर। लेकिन अगर इंडिया में देखिए, भारत में देखिए, तो शिक्षा को 2 शब्दों से मिलकर माना गया है। कौन कौन से 2 माने गए? एक तो माना गया शिक्षा और एक माना गया विद्या। अब शिक्षा जो शब्द है वो संस्कृत की शिक्षा धातु से बना है जिसका अर्थ मैंने बताया है सीखना। यानी शिक्षा शब्द को भारत में संस्कृत में पढ़ा जाए तो शिक्षा धातु से बना है और जिसका शब्द का अर्थ मैंने बताया सीखना। उसी रूप में अगर देखा जाए तो विद्या को संस्कृत की विद धातु से बना है जिसका अर्थ मैंने बताया जानना। लेकिन ऑल ओवर अगर शिक्षा की बात करें कि शिक्षा वो होती है जो एक बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास करती है। यानी जब बालक का जन्म होता है तब बिल्कुल भी निश्चित नहीं किया जा सकता कि ये लाइफ में क्या करेगा या क्या बनेगा, लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे जिसके संपर्क में आता है और जैसे शिक्षा ग्रहण करता है उसके हिसाब से उसका पथ प्रदर्शन होता है और उसकी आंतरिक शक्ति जो वो कुछ करने लायक है उनका विकास किया जाता है, वो हमारी क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। क्लियर है? कुछ डाउट हो आप बताइए। क्लियर है? सर विद्या को क्या बोलेंगे, टेक्निकल वर्ड सर? किसको? विद्या। विद्या। अरे ये दोनों सेम है। ये शिक्षा मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, हमारे भारत में संस्कृत भाषा बोली जाती है सबसे पहले, उसके बाद हिंदी भाषा आई है। तो ये एजुकेशन जो शब्द है वो भारत में शिक्षा बोला जाता है और शिक्षा शब्द जो है वो 2 रूपों में प्रयुक्त किया गया है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर भारतीय संदर्भ लिखा है। ये वाला शब्द और ये वाला शब्द अंग्रेजी भाषा में किस नाम से जाने जाते हैं? एजुकेशन नाम से जाने जाते हैं। क्लियर है? अब एक चीज और आपको बता दूं, थोड़ा और इजी हो जाएगा। आपने रिकॉर्ड का नाम सुना है? रिकॉर्ड जानते हैं? यस सर। लेकिन अगर इसका प्राचीन नाम देखा जाए तो अभिलेख बोला जाता है। अभिलेख। लेकिन ये जो अभिलेख है वो कहाँ का है? भारत का। लेकिन ये जो रिकॉर्ड है ये कहाँ का है? पाश्चात्य यानी विदेशी शब्द है। जो इंग्लिश में वर्ड है उनको वेस्टर्न में बोला गया है और जो भारतीय संदर्भ में बोले गए वो हिंदी और संस्कृत में बोले गए वो कौन से होते हैं? अभिलेख। अगर हम अपनी जनरेशन की बात करें तो हम कभी अभिलेख नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड लेकर आइए। लेकिन अगर हम अपने मम्मी पापा की बात करें, वो गवर्नमेंट जॉब में है, उनसे कोई भी फाइल मंगाई जाए तो वो यही बात बोलेंगे कि उस वाले अभिलेख को लेकर आइए, उस वाले अभिलेख को लेकर आइए। लेकिन हम बोलेंगे उस रिकॉर्ड को निकालिए, उस रिकॉर्ड को निकालिए, क्योंकि हमारी जो 1835 के बाद जो मैकाले आया था, मैकाले ने एक निस्संदेह सिद्धांत दिया था जिसको फिल्ट्रेशन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था। इस वजह से आज जो अंग्रेजी हमारे ऊपर हावी है वो मैकाले की देन है सबसे ज्यादा। जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जब मैं आपको कमीशन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। ये पूरा क्लियर हुआ? यस और नो? अब आगे चलते हैं। अब आते हैं शिक्षा के प्रकार। सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको यहां पर मिलेगा, शिक्षा के प्रकार। एक बार साइड पे करना। टाइप्स ऑफ एजुकेशन। देखो शिक्षा जो है वो 3 प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है? 3 टाइप। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले देखेंगे औपचारिक। नाम सुना है इसका? यस सर। जिसको हम फॉर्मल। दूसरा हम पढ़ेंगे अनौपचारिक। ये कौन सी होती है? तीसरी पढ़ेंगे निरौपचारिक। इसको क्या बोलते हैं?
इनफॉर्मल इसको बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब इनका कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि औपचारिक शिक्षा कौन सी होती है, निरौपचारिक कौन सी होती है और अनौपचारिक कौन सी होती है, यानी फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। आप समझना, थोड़ा मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा आपको। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। यह वह शिक्षा होती है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर एक निश्चित समय सीमा में एक विद्यालय की चार दीवारी के अंतर्गत दी जाती है। देखो, समझना आपको इतना है कि ऐसी शिक्षा जिसका एक निश्चित एम हो और जो एक निश्चित समय में दी जाए, वो कौन सी शिक्षा होती है? औपचारिक शिक्षा होती है। अब ये मतलब क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा वो इसके जो साधन है, यानी औपचारिक शिक्षा कौन कौन सी संस्थाएं प्रदान कराती हैं, वो ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सी संस्था औपचारिक शिक्षा प्रदान कराती है, कौन सी अनौपचारिक और कौन सी निरौपचारिक। अब इसका एग्जांपल हम देखेंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला आएगा विद्यालय, उसके बाद आएगा पुस्तकालय। अच्छा, इसमें क्लब रख दें। क्लब, क्लब का नाम सुना है? क्लब, क्लब इसमें लिख दे। क्लब, क्लब धार्मिक संस्था लिख दें। यानी ये वो संस्था है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करती है और किसी विशेष समय में, यानी जब इनका समय सीमा पहले से निर्धारित है और जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई है उस उद्देश्य को जो पूरा करती हैं उसको कौन सी एजुकेशन बोला जाता है? फॉर्मल एजुकेशन बोला जाता है। अगर आपके दिमाग में कोई सा भी डाउट हो रहा है कि सर इसमें कैसे दी जा सकती है, इसमें कैसे दी जा सकती है, तो आप मुझे क्लियर कर सकते हैं। सर धार्मिक संस्था कैसे है बताना? धार्मिक संस्था मंदिर को बोला जाता है। हम मंदिर में जाएंगे तो किसके लिए जाएंगे? पूजा करने के लिए जाएंगे। उसका भी एक समय सीमा निश्चित है, या तो मॉर्निंग के टाइम पे होगी पूजा या इवनिंग के टाइम पर पूजा होगी। ऐसा तो नहीं कि मंदिर में जाके हम पढ़ने जाए। भाई पढ़ने जाएंगे तो कहां पर जाएंगे हम? विद्यालय में, लाइब्रेरी में जाएंगे तो लाइब्रेरी में पैर रखते ही आप ऑटोमेटिक साइलेंट की अवस्था में आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है लाइब्रेरी ने अपना एम बना रखा है वातावरण यानी शांत माहौल बनाए रखें। अगर क्लब का नाम सुना, क्लब, क्लब दो प्रकार के मान लेते हैं, डांस क्लब मान लेते हैं, एक बियर बार जिसका आपने नाम सुना होगा। अब जो क्लब में जा रहा है और जो कोई व्यक्ति क्लब में बैठा है उसको दूसरे व्यक्ति अगर देखता है तो उसके दिमाग में यही वाली बात होगी कि ये ड्रिंक करने आया है या फिर कुछ और करने आया है। अगर वो ड्रिंक वाला बार है तो ड्रिंक आएगा, अगर डांस वाला है तो डांस आएगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति क्लब में बैठा है तो सामने वाला व्यक्ति ये कहे उससे कि वो क्लब में जाके पढ़ रहा है। ऐसा तो नहीं होगा। यानी जो संस्था जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई उस उद्देश्य को पूरा करे वो कौन सी संस्था कहलाती है? औपचारिक यानी फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। क्लियर है? सर जी सर, ये आपने लिखा ध्यान में रखकर एक निश्चित समय सीमा में एक विद्यालय की चार दीवारी में, लेकिन जो क्लब और वो है वो तो अलग हो गया ना, लेकिन विद्यालय की चार दीवारी तो नहीं है। जो क्लब होंगे वो खुले में होंगे या किसी एक संस्था के रूप में होंगे? बताएं। संस्था के रूप में होंगे सर, लेकिन विद्यालय अरे विद्यालय, अच्छा विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं? विद्यालय अभी आपसे पूछते हैं हम यहाँ पर, विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं? विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं? विद्यालय में वो चीज होती है, तरह से संस्था जो हमें कुछ न कुछ प्रदान करती है। परिवार को विद्यालय बोल सकते हैं, परिवार को बोल सकते हैं। और विद्यालय समाज का अलग रूप है, जॉन डीवी ने कहा है। और समाज का सोशलाइजेशन हम पढ़ेंगे तो परिवार जो है किसी समाज की सबसे छोटी इकाई माना जाता है और समाज की सबसे छोटी, परिवार की सबसे छोटी व्यक्ति माना जाता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक बालक का सबसे पहला गुरु कौन होता है? माता होती है। दूसरा कौन होता है? पिता होता है। और फिर बाहर जाके कौन बनता है? टीचर बनता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, सबसे पहले जो शिक्षा दी जाती है वो तो परिवार के रूप में दी जा रही है, तो परिवार भी तो एक विद्यालय का रूप होता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि परिवार कैसी शिक्षा प्रदान करता है तो वो नॉन फॉर्मल या सॉरी इनफॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करता है, यानी अनौपचारिक। अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जो जीवन के प्रत्येक पहलू पर होती है, जिसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है, काम में आ भी जाए नहीं भी जाए। क्लियर है? क्लियर है? सर फिर ये क्लब कैसे रिलेट करेगा एजुकेशन से? जी? एजुकेशन से कैसे रिलेट कर रहे हैं फिर ये दो क्या? लास्ट वाले क्लब, क्लब और ये धार्मिक संस्था जो लिखवाई आपने? देखो मैंने आपको ये Education बताया है कि ये वो शिक्षा होती है जो कोई एक निश्चित उद्देश्य में ध्यान रखकर दी जाती है। अब जो क्लब है और धार्मिक संस्था है वो पढ़ने वाली शिक्षा प्रदान करेगा या पूजा करने वाली और ड्रिंक करने वाली देगा? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो शिक्षा है वो जीवन के प्रत्येक पहलू पर होती है, जीवन के प्रत्येक पहलू पर। अब जीवन के, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आ रही है। आपने क्या आवाज नहीं आ रही सर आपकी? सर वाइस नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही सर आवाज। सर नहीं सुन रहा जो भी आप बोल रहे हो, तो आप म्यूट हो गए हो, चेक कर लीजिए माइक। क्लब इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल में आना चाहिए, ये फॉर्मल में पता नहीं कैसे करवा रहे हैं सर। हां इनफॉर्मल में ही आना चाहिए ये वाला। हां अरे यार सर तो हिंदी भी इतनी बोलते हैं, बिल्कुल समझ नहीं आती मुझे इतनी हिंदी। बट यार कोई ये है बिल्कुल टॉपिक ना होने से नहीं कुछ आवाज नहीं आ रही सर। तो अगर सारे कोशिश करो तो क्या हो नहीं सकता इंग्लिश का प्रोवाइड? बोलो समझ में नहीं आता है। मतलब में ना सही सेट नहीं होती। सही में, और इंग्लिश में आदत है। जो विद्यालय पुस्तकालय यही स्कूल लाइब्रेरी बोलते तो फटाफट समझ में आता है। ये क्लब वाला सीन मुझे समझ नहीं आ रहा। क्लब में तो नहीं हम लोग बोल सकते ना, मंदिर तो चलो मान लिया कि मंदिर में तो होती है, पहले एजुकेशन दी जाती थी पुराने टाइम में। अरे तो फिर हिंदी वालों को प्रॉब्लम होगी यार। उन्हें ना क्लब से लिखा है कि एक सिस्टमैटिक कोई होता है ना इंस्टीट्यूट, उस हिसाब से उन्हें क्लब लिख दिया है। हां मुझे भी यही लग रहा है ना, लाइफ की किसी भी स्टेज पे एक्स्ट्रा करिकुलम जैसे कोई भी हो। हां एक्स्ट्रा चीजें भी होती है ना लाइफ में, जैसे हर एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं ना। क्लब हमेशा गलत नहीं होता है, अरे नेगेटिव ही ना ले उसे। क्लब जैसे क्लब हाउस होते हैं, किसी में स्विमिंग सिखा रहे हैं, कहीं पे डांस। क्लब में डांस क्लब हो गया जैसे सोसाइटी में भी होते हैं ना हेल्थ क्लब हो गया, हेल्थ क्लब हो गया ना। अच्छा ये आ जाएगा जैसे बाल भवन में एजुकेशन देते हैं। वो इंग्लिश में आएगा कि हिंदी में आएगा जो सर पढ़ा रहे हैं, पेपर जाएगा मतलब किससे टॉपिक से रिलेटेड बोथ लैंग्वेज बाइलिंगुअल आता है, ऐसे ऑनलाइन आएगा आप कर सकते हो। होता है। चलिए पता चला
संजय सर को बोलो, आवाज नहीं आ रही। ये सर जानते हैं, वो फोन किए, अभी आएगा। सर की आवाज हमें नहीं आ रही, बट हमें हाँ सर पसंद है। अरे बहुत बोलते हैं यार आप लोग। तुमसे खाके तुम बोलते रहो। नहीं सर का मतलब वो तो सही है, नॉलेज लेवल तो काफी अच्छा है, लैंग्वेज बैरियर है थोड़ा बहुत। सर सुनाई दे रहा है। हेलो यस सर, हमारी है सर। इनफॉर्मल वो होती है जो जीवन के प्रत्येक पहलू पर होती है, जिसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है। जैसे मैंने आपको लिखा परिवार, पड़ोसी, मित्र मंडली, मीडिया, समाज, समुदाय। अभी आप ये बोले थे कि धार्मिक संस्था की तो बात समझ में आती है कि वो हो सकती है, लेकिन क्लब की बात समझ में ये नहीं आ रही। क्लब की बात समझ में ये नहीं आ रही कि ये हो सकती है या नहीं। देखो एक बात समझना, क्लब की जो क्लब बनाए जाते हैं और जिस तरीके से बनाए जा रहे हैं, वो किसी न किसी एक निश्चित एम्स को ध्यान में रखते बनाए जा रहे हैं। यानी मान लेते हैं एक होता है बार क्लब। अब ये जो बार क्लब बनाया गया है, ये ड्रिंक करने के लिए तो बनाया गया है, ना कि पढ़ने के लिए, ना कि पूजा करने के लिए। और मैंने आपको ये वाला जो फॉर्मल है, ये बकायदा अच्छे से ये समझाया है कि जिसका कोई सेटलमेंट एम होता है, जो पहले से ही बना दिया है, निर्धारित कर दिया है कि भैया अगर आप इस जगह पर आएंगे तो इस वाले उद्देश्य की प्राप्ति होगी। उसको मैंने कौन सी शिक्षा बोला है? फॉर्मल एजुकेशन के रूप में बोला है, जो आपको समझ में आ रहा है। मैंने ये बोला है, अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि विद्यालय तीन प्रकार के होते हैं, यानी अनौपचारिक, औपचारिक और निरौपचारिक। यानी विद्यालय और शिक्षा दोनों अलग अलग चीज है। शिक्षा वो चीज होती है जो हमें प्रदान की जा रही है, और जहां पर रहकर हम प्रदान कर रहे हैं उसको हम विद्यालय और संस्था के रूप में जाना जाता है। परिवार भी संस्था विद्यालय होता है। पड़ोसी, पड़ोस में रहने वाले जो व्यक्ति, वो कैसे शिक्षा प्रदान कर रहे हैं? मित्र मंडली, मीडिया, समाज और समुदाय, ये वो व्यक्ति, वो संस्था है जो जीवन के प्रत्येक पहलू पर हमें मिलते रहते हैं। कुछ बातें अच्छी भी सिखाते हैं और कुछ बातें हमें बुरी भी सिखाते हैं। अच्छी बातें सिखाते हैं, हम अपने व्यवहार में डालते हैं, बुरी बातें सिखाते हैं, हम अपने व्यवहार में नहीं डालते हैं। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया जिसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है, वो कौन सी कहलाती है? अनौपचारिक कहलाती है। अब इसको देखेंगे हम। सर जी। मीडिया का एक निश्चित उद्देश्य तो होता है जी। मीडिया का। अच्छा, कभी कभी फ्री टाइम में मोबाइल चलाते हैं तो उसका क्या उद्देश्य था? सर नहीं, मीडिया का तो होता है ना सर। मीडिया मीडिया कितने प्रकार की होती है? मीडिया प्रकार पता है? मीडिया के तीन प्रकार है। एक होता ऑडियो, एक होता वीडियो, एक होता ऑडियो वीडियो। यानी दृश्य, श्रव्य, दृश्य और श्रव्य, जिसका कोई निश्चित उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता है। ये ध्यान रखिए। अब उसके बाद निरौपचारिक आती है। देखो ये कौन सी शिक्षा होती है? यह वह शिक्षा होती है जिसका निश्चित उद्देश्य हो भी सकता है और नहीं। इसको अगर जैसे में पढ़े हम तो होता है इग्नू। इग्नू का नाम सुना आप लोगों ने? जिसको हम दूरस्थ भी बोल सकते हैं यस सर। और जिसको हम डिस्टेंस एजुकेशन भी बोल सकते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल जी। ओपन यूनिवर्सिटी। यानी दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन यानी मुक्त शिक्षा वो शिक्षा होती है जो हमारे जीवन में उद्देश्यपूर्ण हो भी सकती है और नहीं भी। एक एग्जांपल तुम मान समझ लेते हैं। एक व्यक्ति है ये वाला, इसने बीटीसी कर ली और बीटीसी करने के बाद ये प्राइमरी में टीचर बन गया। अब टीचर, गवर्नमेंट टीचर बनने के बाद इसने गवर्नमेंट इग्नू से जॉब करते हुए आराम से बीएड की और फिर एमएड की, उसके बाद नेट किया और फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। अब उसने बीटीसी प्राइमरी जॉब करते समय इग्नू से उसने ये वाली डिग्री हासिल की, ये वाली हासिल की, ये वाली हासिल की और आज ये क्या बन गया? असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसका मतलब ये उद्देश्यपूर्ण हुई भी, जो मैंने यहाँ पर लिखा उद्देश्यपूर्ण हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर मान लेते हैं उसने बीटीसी प्राइमरी में जॉब करते समय बीएड की, एमएड की, लेकिन ना तो उससे नेट निकला और ना असिस्टेंट प्रोफेसर बना, वो जब पहले भी प्राइमरी टीचर था अब भी प्राइमरी टीचर है, तो जो उसने की थी बीएड एम, वो उसके काम में आई या नहीं? बिल्कुल नहीं आई। यानी इग्नू के द्वारा जो भी कोर्स किया जा सकता है वो हमारे काम में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। उस वाली शिक्षा को हम कौन सी शिक्षा बोलते हैं? नॉन फॉर्मल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। अब दोबारा समझें, ऐसी एजुकेशन जो किसी विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर दी जाती है उसको बोलते हैं फॉर्मल, और ऐसी शिक्षा जिसका कोई निश्चित उद्देश्य हो भी नहीं होता है और जीवन के प्रत्येक पहलू पर होती है, जीवन के प्रत्येक पहलू पर होती है, वो कहलाती है अनौपचारिक इनफॉर्मल एजुकेशन। और जिसका उद्देश्य हो भी सकता है और नहीं भी। मोस्टली क्वेश्चन इससे पूछा जाता है 60 से 70% कि डिस्टेंस एजुकेशन या इग्नू एजुकेशन कौन सी शिक्षा के अंतर्गत आती है, तो आपको बताना है नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आती है। तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है? सर हम कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं, सो दिस टाइप इज इनफॉर्मल। नहीं, फॉर्मल फॉर्मल होती है। आप कोचिंग स्टूडेंट पढ़ेंगे, मान लीजिए आपका बैच 9 बजे से 1 बजे तक है, तो 9 से 1 के बीच में जो जो आपके सब्जेक्ट प्रदान किए जा रहे हैं वो उद्देश्य को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। कहाँ ऑनलाइन तो नहीं रहेगी सर? जी। ऑनलाइन एजुकेशन तो जैसे अब हमारी है, ये तो नहीं कह सकते फॉर्मल। अरे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? मीडिया
मीडिया लिखा नहीं लिखा, और ऑनलाइन किसके द्वारा प्रदान की जाएगी? मीडिया के द्वारा प्रदान की सर जाएगी। ये तो और आपने इनफॉर्मल में सर रखा जैसे हुआ अब स्कूलों में कोविड के टाइम पे ऑनलाइन भी दी जा रही थी, तो अरे मैं आपको एक बात ये बता रहा हूँ, ऑनलाइन जो एजुकेशन है आपको प्रोवाइड की जा रही है वो मीडिया के द्वारा प्रदान की जा रही है या नहीं, यस और नो? तो मीडिया तो अनौपचारिक में आता है है। मीडिया अनौपचारिक इनफॉर्मल। में तो लिखा है मैंने, इनफॉर्मल में लिख तो रहा है मीडिया इधर। नहीं सर आपने औपचारिक मतलब फॉर्मल बोला है ना, अभी की फॉर्मल में आएगा कोचिंग सेंटर। ऑफलाइन जा रहे हो तो कोचिंग फॉर्मल में आएगा, ऑफलाइन की बात ऑनलाइन कर ले रहे रहे हैं हो मैडम तो जी, ओके कोचिंग ऑफलाइन। ठीक है सर क्लियर है तीनों? ओके। अब चलते आगे। अब उसके बाद आता है शिक्षा की प्रकृति। सर एक बार नॉन फॉर्मल बता दो। नॉन फॉर्मल वो होता है जिसका उद्देश्य हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे इग्नू, जॉब में रहते हुए इग्नू के द्वारा हम कोई भी डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, तो वो डिग्री हमारे प्रमोशन में काम आ भी सकती है और नहीं भी। उस डिग्री के द्वारा हम कोई भी उच्च पद भी प्राप्त कर भी सकते हैं और नहीं भी। नॉन फॉर्मल वो कहलाती है जो इग्नू है, दूरस्थ डिस्टेंस एजुकेशन। नेचर ऑफ एजुकेशन, अब इसको समझेंगे थोड़ा। आपने एक सुना होगा शिक्षा दोमुखी प्रक्रिया है, पढ़ा है ये वाला? इसको बोला है जॉन डी एडम्स, यानी टू फेस प्रोसेस एजुकेशन। अब ये कौन सी होती है? इसमें दो कौन कौन से फैक्टर माने गए हैं? वो माने गए हैं, एक माना गया है टीचर और दूसरा कौन सा माना गया है? स्टूडेंट। यानी जब जॉन एडम्स ने कहा था कि जब भी शिक्षा की प्रक्रिया होती है तो वो दो मुखी कहलाती है, टू फेस वाली कहलाती है, जिसमें दो तत्व होते हैं, एक होता है अध्यापक और एक होता है छात्र। लेकिन इसकी आलोचना की जॉन डीवी ने, और इसकी जगह वो दूसरा लेके आए थे शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। थ्री फेस प्रोसेस एजुकेशन। शिक्षक बालक एंड एजुकेशन। अब यहाँ पर त्रिमुखी कौन कौन सी बोली गई है? शिक्षक बालक और एजुकेशन। एक होगा शिक्षक, दूसरा छात्र और तीसरा कौन सा होगा? करिकुलम। अगर आपसे ये पूछे टू फेस प्रोसेस एजुकेशन किसने बताई है, तो आपको बताना है जॉन एडम्स ने। अगर आपसे ये पूछे शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया किसने बताई है, तो आपको बताना है जॉन डीवी। जॉन डीवी का नाम सुना आप लोगों ने? जॉन डीवी, यस सर सुना है। जॉन डीवी ने एक विद्यालय की स्थापना की थी, पता है? लैब विद्यालय, याद रखना। जॉन डीवी ने एक और महान कार्य किया है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक है ये, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाम लिखा है सर आपने जॉन डीवी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। और जॉन डीवी की एक बुक भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। जॉन डीवी से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और जॉन डीवी को बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का, बाल केंद्रित शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। बाल केंद्रित, जिसको बोलते चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का जनक भी कहा जाता है जॉन डीवी को। जॉन डीवी की एक बात ध्यान रखना, लैब विद्यालय की स्थापना की, मैंने लिखा है प्रगतिशील शिक्षा के जनक, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक। इनकी पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, शिक्षा और जनतंत्र। और वर्ल्ड में यानी विश्व में जॉन डीवी को बाल केंद्र शिक्षा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का जनक भी कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछे शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है यानी थ्री फेस वाली पूछे, तो आपको कौन लगाने हैं? जॉन डीवी। अगर टू फेस वाली पूछे तो आपको लगाना है जॉन एडम्स। अगर ये पूछे त्रिमुखी में कौन कौन से फैक्टर होते हैं, तो पहला आपको बताना टीचर, दूसरा स्टूडेंट और तीसरा कौन सा बताना है? करिकुलम। क्लियर है? क्या बोलेंगे सर? जी, करिकुलम को हिंदी में क्या बोलेंगे? शिक्षा पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम। जी, क्लियर है? आगे चलते हैं। सर इस एक मिनट, क्लैरिफिकेशन। सर इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा कि लैब विद्यालय प्रगतिशील शिक्षा, आपने नीचे लिखा है ना ये पॉइंट? डायरेक्ट पूछेगा कि लैब विद्यालय की स्थापना किस मनोवैज्ञानिक ने की, तो आपको बताना है जॉन डीवी। प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर्स कौन माने जाते हैं, तब भी आपको बताना है जॉन डीवी। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन बुक के जनक कौन है, तब भी आपको बताना है जॉन डीवी। बाल केंद्र शिक्षा को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तब भी आपको बताना है जॉन डीवी। ओके ओके, क्लियर है? हां यस सर। अब आगे चलते हैं। आपने अब उसके बाद आते हैं, सर स्क्रीनशॉट ले लेने दो, दिखा दीजिए। हाँ सर ये लास्ट में प्रगतिशील, लास्ट वाली लाइन नहीं छोड़िए सर। आगे चले। सर लास्ट में क्या लिखा है आपने? सॉरी, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक। अब उसके बाद आते हैं शिक्षा के चर, वेरिएबल्स ऑफ एजुकेशन। तीन चर होते हैं, समझना। पहला होगा स्वतंत्र चर, स्वतंत्र जानते हैं इंग्लिश में। दूसरा होगा आश्रित और तीसरा होगा मध्यवर्ती। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट और इसको बोलते हैं मीडिएटर। अब जो स्वतंत्र चर जो माना गया, आश्रित चर जो माना गया और मध्यवर्ती चर जो माना गया है, स्वतंत्र चर की बात करें तो आपको बताना है टीचर, आश्रित चर की बात करें तो आपको बताना है स्टूडेंट और मध्यवर्ती चर की बात करें तो आपको बताना है करिकुलम। यानी शिक्षा की जो प्रोग्रेस है, यानी शिक्षा की जो प्रक्रिया है, उसमें तीन चर माने गए। पहला है स्वतंत्र चर, दूसरा है आश्रित और तीसरा है मध्यवर्ती। स्वतंत्र कौन सा चर कहलाता है, तो आपको बताना है टीचर। आश्रित चर कौन सा कहलाता है? स्टूडेंट। और इन दोनों के बीच में जो भूमिका निभाता है मध्य की, वो हमारा कहलाता है पाठ्यक्रम यानी करिकुलम। क्लियर है? यस सर। अब चलते हैं शिक्षण। देखो अब बात यहाँ पे एक ये आती है, समझना। एक होता है शिक्षण और एक होता है प्रशिक्षण। सर एक बार बैक करना। क्या करते हैं आप लोग? ठीक है, एक होता है टीचिंग और एक होता है ट्रेनिंग। इन दोनों में सबसे पहले कौन आया? टीचिंग आया या ट्रेनिंग आया? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आई सर। ट्रेनिंग आया। तो बड़ा कौन है इनमें?
ट्रेनिंग ही बड़ा होगा तो ट्रेनिंग बड़ा होगा। टीचिंग बड़ा होगा। दो चीज, एक तो बात आपसे ये पूछेगा बड़ा कौन है, छोटा कौन है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा परिवर्तनशील कौन है और अपरिवर्तनशील कौन है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि प्रशिक्षण बड़ा होता है तो ये वाली बात सही है या गलत है? सही है सर। प्रशिक्षण बड़ा होगा और शिक्षण कैसा होगा हमारा? छोटा। ये वाली बात सब लोग सही मान रहे हैं कि प्रशिक्षण हमेशा बड़ा होता है, यस सर। शिक्षण हमेशा छोटा होता है, क्योंकि प्रशिक्षण में कितने बार आ रहे हैं? 4, और शिक्षण में कितने बार आ रहे हैं? 3। तो 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 4। हाँ, तो ठीक बता रहे हैं ना आप? लेकिन ये प्रशिक्षण में नहीं आप ठीक बता रहे हैं, यस और नो? सर अरे कितनी सरल इजी भाषा में आपको समझा रहा हूँ। एक होती है ट्रेनिंग और एक होती है टीचिंग। आपने बोला प्रशिक्षण बड़ा बड़ा होता है और प्रशिक्षण में कितने बार लिखा है? 4, जबकि टीचिंग एंड शिक्षण में कितने बार है? 3। तो बड़ा 4 होगा कि 3 होगा? हाँ, होगा सर, वो वैसे भी शिक्षण के आगे लिखा, प्री में कुछ एक्स्ट्रा ही है। हाँ, बिल्कुल एक्स्ट्रा होगा ही होगा, मना क्यों कर रहे हैं आपसे? अब एक और बात आती है, डीएम बड़ा होता है कि एसडीएम बड़ा होता है? इसमें भी पूरा एक शब्द ज्यादा लिखा है, तो एसडीएम बड़ा कर दे। अरे सर, टीएम बड़ा होगा। अरे फिर तो यहाँ पे क्या बड़ा करवा रहे हैं अक्षरों के हिसाब से? हाँ, शिक्षण बड़ा होगा। टीचिंग होएगा सर बड़ा। एक और आता है, थोड़ा समझाइए। एक होती है विधि। सर डायरेक्ट टीचर कोई ना बन जाते उसको ट्रेनिंग भी तो दी जाती है ना। बिल्कुल, लेकिन टीचर एक बार बन गए तो ट्रेनिंग दी जाएगी, यस और नो? नहीं सर। ट्रेनिंग देगा ही ना। ट्रेनिंग तो 100 टाइम के लिए दी जाएगी ना। यस सर। तो बड़ा कौन हुआ? टीचर, ये। और छोटा कौन हुआ? ट्रेनिंग। यस, ऐसे ही विधि बड़ी होती है कि प्रविधि? विधि बड़ी होगी। हाँ, चलो समझ में आया। यानी मेथड बड़ा होता है और टेक्निक छोटी होती है। अब एक और बात समझे, शिक्षण हमेशा अपरिवर्तनशील होता है। भाई हम टीचिंग, जब जॉब हमारी लग जाएगी तो टीचिंग करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। तो बीच-बीच में ट्रेनिंग होती रहती है वो। कोई नया कोर्स आता है, उस कोर्स के बारे में आपको जानकारी दी जाती है, ना कि ट्रेनिंग होती है। लेकिन टीचर बनने से पहले आपने सुना होगा माइक्रो और मैक्रो, जो बीआर बीटीसी में कराई जाती है, वो पहले ये कराई जाती है, आपको पढ़ना सिखाया जाता है, ब्लैक बोर्ड पर खड़े होना सिखाया जाता है। उसको क्या बोला गया है? प्रशिक्षण। जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तब आप क्या करेंगे? शिक्षण। क्लियर है? यस, बड़ा कौन रहेगा? विधि, मेथड। छोटा कौन होगा? प्रविधि, टेक्निक। बड़ा कौन रहेगा? परिवर्तन बताना एक बार दोबारा। देखो, जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो बार-बार गलती करते हैं, बार-बार सीखते हैं। ऐसा तो नहीं कि एक बार में जो सीख लिया ट्रेनिंग करते हैं फिर 8 साल में उसी को प्रयोग करेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन जब हमारी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, हम पढ़ाना सीख जाते हैं, फिर हमारी जॉब लग जाती है, तो फिर वो परिवर्तनशील होता है? कभी नहीं होता है, फिर अपरिवर्तनशील होता है। लेकिन ट्रेनिंग करते समय हमेशा वो चेंजेबल होता है, लेकिन शिक्षण करते समय हमेशा नॉन चेंजेबल होता है। क्लियर है? सर नॉन चेंजेबल तो परिवर्तन में आएगा सर। नॉन चेंजेबल को परिवर्तन में आएगा। परिवर्तन मतलब अपरिवर्तन है। अरे क्या करते हैं आप कभी-कभी? टीचिंग है, परिवर्तन में आई है। अरे टीचिंग परिवर्तन में आएगी? अपरिवर्तन। हाँ, तो अपरिवर्तन चला होगा। अब एक और चीज आपसे पूछे, टीचर का नाम सुना है? यस सर। कितने प्रकार का होता है? ट्रेनिंग में से बड़ा क्या हुआ? इसमें टीचर और ट्रेनिंग में। बड़ा लिखा तो है टीचिंग, छोटा लिखा तो है। टीचर कितने प्रकार का होता है? अलग-अलग प्रकार के होते हैं सर। हाँ, 2, 3, 1 आध 2 पता उसको बता, अलग-अलग प्रकार के। तो नहीं पूछे आपसे, कितने प्रकार के लिखते हैं? टेक्निकल नॉन टेक्निकल। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। वाह। और बताएं? फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल या नॉन फॉर्मल, और एक और रह गया इनफॉर्मल। फॉर्मल। एक होगा प्राइमरी का, एक होगा जूनियर का, एक होगा डिग्री कॉलेज का और एक होगा सेकेंडरी का। बहुत सारे हो रहे हैं, और ना ध्यान से सर देखें। पीआरटी टीजीटी पीजीटी। बिल्कुल, तब तक आप गिनिए, मैं तब तक लिख दे रहा हूं। अगर आपसे ये पूछे टीचर कितने प्रकार का होता है, तो आपको 2 प्रकार का बताना है। एक बताना है प्री सर्विस और एक बताना है इन सर्विस, यानी जॉब से पहले और जॉब के बाद। 2 प्रकार के होते हैं, इन सर्विस और प्री सर्विस। अगर आपसे ये पूछे विद्यालय कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। अगर आपसे ये पूछे शिक्षा कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। टीचर कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, इन सर्विस और प्री सर्विस। अब आपसे पूछा जाए आप कौन से टीचर हैं, इन सर्विस, प्री सर्विस? कौन से हैं? प्री सर्विस। यानी सेवा पूर्व और सेवा कालीन। जब आपकी जॉब लग जाएगी तब आप इन सर्विस में आएंगे, अभी आपकी जॉब नहीं लगी है तो आप प्री सर्विस में आ रहे हैं। दोनों क्लियर है? अभी आपको टीचर के बारे में बाद में पढ़ेंगे, अब शिक्षक को पढ़ते हैं, समझना। सर, ये माता-पिता भी तो शिक्षक होते हैं, तो वो किस टाइप में आएंगे? वो अभी इनफॉर्मल किस वजह से समझाता हूं। नहीं, टीचर वो किस टाइप के टीचर होंगे? इन सर्विस में। इन सर्विस। आपने नौकर का नाम सुना? नौकर, यस सर। सर्वेंट जो होते हैं। आप अपनी लाइफ में कभी किसी के नौकर बनेंगे, यस और नो? यस सर। अब गवर्नमेंट जब आपकी जॉब लग जाएगी तो किसके नौकर बनेंगे आप? सर, बस आपको ये समझना और कुछ नहीं समझना। अब देखो शिक्षक किसे कहते हैं, समझना। थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति को किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण के बाद प्राप्त होती है। शिक्षण को एक तरह से कौशल, इसके से नाम भी दिया जा सकता है। सर एक बार बोलना, किसी विशिष्ट क्षेत्र, उसके बाद किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण के बाद प्राप्त होती है। देखो भाई, जब हम टीचिंग करने जाएंगे तो पहले ट्रेनिंग लेके आएंगे या नहीं आएंगे? अब मान लेते कोई व्यक्ति टीचर बनना चाह रहा है, कोई व्यक्ति इंजीनियर बनना चाह रहा है, कोई व्यक्ति साइंटिस्ट बनना चाह रहा है, कोई व्यक्ति लॉयर बनना चाह रहा है, कोई व्यक्ति जज बनना चाह रहा है। ये जो बनने चाह रहे हैं उससे पहले उनको क्या लेना पड़ेगा? ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अब मान लेते ऐसा तो नहीं कि टीचिंग वाली ट्रेनिंग लेके आएगा और जाके वकील बन जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई है, किसी विशिष्ट क्षेत्र, विशिष्ट मींस होता है स्पेसिफिक, यानी जो जिसके लिए बनाया गया है वो उसी को प्राप्त होगा, वो हमारा क्या कहलाता है? शिक्षण। सर सेकंड लाइन में क्या लिखा है? शिक्षण को शिक्षण को एक तरह से ये लिखा एक तरह से कौशल यानी स्किल्स नाम भी दिया जा सकता है। अब एक बात यहाँ पर ये आती है, आप समझेंगे थोड़ा। आपने उद्देश्य का नाम सुना? उद्देश्य, यस सर। जिसको हम एम बोलते हैं, और एक होता है लक्ष्य, समझना, जिसको हम गोल बोलते हैं। इन दोनों में छोटा कौन है, बड़ा कौन है? समझ में आपको समझाते हैं। छोटा कौन है इन दोनों में?
एम छोटा है सर, गोल बड़ा है। जी लॉक कर दे बिल्कुल। Yes, sir. अच्छा उद्देश्य की अगर आपसे जनक पूछे तब भी आप बता देना, पूछ सकता है, तो आपको बताना बॉबिट। क्या बताना है? बॉबिट। लेकिन बात यहाँ पे ये वाला ठीक है कि उद्देश्य हमेशा छोटा होता है और गोल हमेशा कैसा होता है? बड़ा होता है। बात ये मैटर नहीं कर रहा, बात ये वाला मैटर कर रहा है कि जो उद्देश्य शब्द है वो व्यक्ति के होते हैं या फिर शिक्षा के, एजुकेशन के होते हैं। अभी आपने एक उद्देश्य यानी एक लक्ष्य बना रखा है कि हमें क्या बनना है? टीचर। अब टीचर बनने के लिए हमें छोटे छोटे उद्देश्यों को प्राप्त कर रहे हैं कि पहले हमने पीजी किया, बीएड किया, बीटीसी किया, केवीएस पास करें। ये जो छोटे छोटे को पास करते हुए जा रहे हैं वो हमारे क्या कहला रहे हैं? उद्देश्य कहला रहे हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात यहाँ पर सबसे मेन बात ये आती है कि जो ये उद्देश्य है वो हमारे हैं या शिक्षा के हैं? शिक्षा के हैं सर। लॉक कर दे, शिक्षा के हैं। सर व्यक्ति के होंगे ना। शिक्षा के होंगे या व्यक्ति के होंगे? उद्देश्य एजुकेशन की होगी अच्छा शिक्षा के, सब लोग सहमत है इस बात से? व्यक्ति के। व्यक्ति के होंगे? अरे सर देखो एक बात समझना, मान लीजिए आपको इंजीनियर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बीटेक करना पड़ेगा। ये वाली बात ठीक है? ये वाली बात ठीक है? हाँ जी। लेकिन हम चाहते हैं कि आप बीटेक न करके आप एमबीबीएस करें और फिर कौन बने? आप इंजीनियर बने तो बन जाएंगे एमबीबीएस करने के बाद? नहीं। एमबीबीएस करने के बाद क्या बनेंगे? डॉक्टर। तो शिक्षा के भाई उद्देश्य शिक्षा के हुए ना, व्यक्ति के कहाँ हुए? व्यक्ति तो ये चाह रहा था मैं तो एमबीबीएस करके इंजीनियर बनूंगा। गलत, क्योंकि शिक्षा ने अपने सारे उद्देश्य निर्धारित कर रखे हैं। क्योंकि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो कौन सा उद्देश्य प्राप्त करना है? एमबीबीएस वाला। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो कौन सा उद्देश्य निर्धारित करा है? बीटेक वाला। अगर आपको टीचर बनना है तो पीजीटी या बीएड बीटीसी वाला। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो उन्होंने अपना अलग उद्देश्य निर्धारित कर रखा है। यानी उद्देश्य हमेशा किसके होते हैं? शिक्षा के होते हैं। और प्राप्त कौन करता है उनको? व्यक्ति करता है। और व्यक्ति कभी भी अपने अनुसार उन उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर आप ये कहें, मान लीजिए सबसे ज्यादा जो कठिन सब्जेक्ट आपको लगता है मैथ लगता है और आपके केवीएस में मैथ मान लेते हैं 10 नंबर का है। अगर आप अपनी सुविधा अनुसार ये वाली बात बोल दें कैसा मैथ को बिल्कुल हटा दो, तो क्या पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि केवीएस ने पहले ही निर्धारित कर रखा है अगर आप मुझे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 10 नंबर का मैथ तो पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपकी कुछ चली नहीं चली, क्योंकि उद्देश्य किसके होते हैं? हमेशा शिक्षा के होते हैं। और प्राप्त कौन करता है? व्यक्ति करता है। लक्ष्य हमेशा बड़ा होता है और उद्देश्य हमेशा छोटा होता है। क्लियर है? यस सर। अब ये वाला समझ में शिक्षक किसे कहते हैं? अब नेक्स्ट आते हैं। अब जो मेन पार्ट आता है वो है शिक्षक के स्तर। सर एम और गोल तो तो लक्ष्य कैसे बड़ा होता है सर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उद्देश्य। वही एम होगा, वही ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप ये पूछ रहे हैं कि उद्देश्य और लक्ष्य कैसे बड़ा होता है? लक्ष्य जो हमें प्राप्त करना है और जिनको प्राप्त करने के लिए हम छोटे छोटे रास्ते अपनाते हैं वो उद्देश्य कहलाता है। ये ध्यान रखें। अभी आपका मेन फोकस जो है, जो बनना है वो टीचर बनना है, वो हमारा गोल हुआ। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे रास्तों से निकल के हम पहुंचते हैं, वो कहलाते हैं हमारे उद्देश्य। मान लेते हैं आपको अपने घर जाना है। अब आप यहाँ पर रहते हैं मान लेते हैं आनंद विहार में, और आप अभी यहाँ पर हैं मान लेते हैं जीटीबी नगर या जिया सराय। अब यहाँ से आप यहाँ पर पहुंचना चाहते हैं आनंद विहार यानी अपने घर। जो आप अपने घर पहुंचना चाहते हैं ये हमारा क्या हो गया? लक्ष्य हो गया। अब यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको जितने ऑटो चेंज करने पड़ रहे हैं, जितनी मेट्रो चेंज करनी पड़ रही है, वो हमारी क्या कहलाएंगे? उद्देश्य यानी एम्स कहलाएंगे। तो व्यक्ति के तो उद्देश्य हुए। अरे कहाँ हुआ ये? आपने अपने घर को बुला लिया कि इधर ही आ जाओ? बुला लिया? सर ये कंफ्यूजन हो गया, फिर से बता दो। देखो सुनो, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, उद्देश्य हमेशा शिक्षा के होते हैं। जो आपको बनना हो वो वाली शिक्षा हमेशा प्राप्त करनी है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, एमबीबीएस करनी पड़ेगी। अगर आपको इंजीनियर करना हो तो आपको बीटेक करना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर बनना हो, अगर आपको वकील बनना हो, अगर आपको जज बनना हो, सबके अपने अलग अलग कोर्स हैं। जिस कोर्स को आप प्राप्त करोगे वो वाला उद्देश्य प्राप्त होगा। आप अपनी उसमें बिल्कुल नहीं चला सकते। ये कहलाता है उद्देश्य। शिक्षा ने पहले से निर्धारित कर रखा है, इंजीनियर बनना है तो ये वाली शिक्षा पढ़नी है, वकील बनना है तो ये वाली शिक्षा पढ़नी है, अगर टीचर बनना है तो ये वाली शिक्षा पढ़नी है। क्लियर है? ये है। सर एम के फादर आपने बताया, बेबेट है, गोल के भी फादर है। अब लेवल ऑफ टीचिंग, अगर आपसे पूछे शिक्षक के स्तर कितने हैं तो 3 है। इसको समझेंगे। देखो सर पिछली स्लाइड करना 1 मिनट। अभी रुके। पहला होता है स्मृति स्तर, दूसरा होता है बोध स्तर, और तीसरा होता है चिंतन स्तर। इसको बोलते हैं मेमोरी, इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग, और इसको बोलते हैं थिंकिंग। ठीक। अब आपसे ये पूछे कि शिक्षा के स्तर को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको बताना 3 भागों में, यानी स्मृति, बोध और चिंतन, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंड लेवल और थिंकिंग लेवल। अब आपसे ये पूछेगा इन तीनों के जनक कौन कौन से हैं, तो आपको जनक बताने हैं सबसे ज्यादा। इसके जनक हैं जॉन फ्रेडरिक हार्वर्ड। अगर आपसे ये पूछे बोध स्तर के जनक कौन है तो आपको बताना है एच.सी. मॉरिसन। अगर आपसे ये पूछे थिंकिंग के हैं तो मॉरिस पी हंट। अगर आपसे ये पूछे टीचिंग ऑफ लेवल कितने प्रकार का होता है तो आपको बताना 3 प्रकार का, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, थिंकिंग लेवल। अब आपसे ये पूछे स्मृति स्तर के जनक कौन है, जॉन फ्रेडरिक हार्वर्ड। बोध स्तर के जनक कौन है, एच.सी. मॉरिसन। चिंतन स्तर के जनक कौन है, मॉरिस पी हंट। सर ये क्या? जी सेकंड में एचसी मोविशन। एच.सी. मॉरिसन। अच्छा मॉरिस। आगे चले, हो गया। आगे यस सर। देखो। अब सबसे पहले डालिए स्मृति स्तर। देखो समझना इसको थोड़ा। स्मृति एक,
मानसिक प्रक्रिया है। जब एक व्यक्ति किसी स्थान, प्राणी, वस्तु को देखता है तो उससे संबंधित चिन्ह, साइन सिंबल अथवा प्रतिमाएं को बोलते हैं मॉडल, उसके सर ये अथवा के बाद क्या लिखा है? प्रतिमान या प्रतिमान जिनको मॉडल बोलते हैं, उसके माइंड में बन जाते हैं। प्रतिमाएं मॉडल जिनको बोलते हैं, उन्हीं संक्षिप्त यानी शॉर्ट संक्षिप्त चिन्हों को, सर ये चिन्ह के बाद क्या लिखा है? ये वाला आगे सर। अथवा प्रतिमाएं याद करना ही स्मृति कहलाती है। देखो मेमोरी किसे कहते हैं? मान लेते हैं अपने पूर्व में कोई भी ज्ञान सीखा और वो हमें अब याद आ जाए तो तुम्हारी मेमोरी है। अगर पूर्व में सीखा गया ज्ञान वर्तमान में याद आ जाए, वो हमारी क्या कहलाती है? मेमोरी कहलाती है। ये वाली बात ठीक है? यानी जब हम एग्जाम देने जाएंगे और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें वहां पर याद आ जाएगा तो मेमोरी ठीक है, अगर नहीं याद आएगा तो मेमोरी बेकार है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन ये बनता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि इसके तत्व कौन कौन से हैं। इसके जो तत्व हैं वो 4 हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तत्व हैं। पहला है अधिगम, दूसरा है धारण, नेक्स्ट है पुनः स्मरण। सर ये सब क्या है जो लिख रहे हो? ये मेमोरी के फैक्टर है, अभी पूरा समझा दूंगा। आपकी मेमोरी इन 4 फैक्टर पर डिपेंड होती है, अभी पूरा समझा दूंगा। और लास्ट में आता है पहचान। अगर आपसे ये पूछे ये चारों तत्व किसने बताए हैं तो आपको बताना है वुडवर्थ। अधिगम मींस होता है सीखना यानी लर्निंग, धारण मींस होता है उसे एज्यूम करना यानी अपने अंदर समाहित करना, पुनः स्मरण मींस होता है रिकॉल, आप बाद में उसको याद करते हैं, और पहचान मींस होता है इवैल्यूएशन यानी जो हमने सीखा वो वर्तमान में याद आ रहा है या नहीं। पहले सीखेंगे, फिर उसके बाद याद करेंगे घर पे जाके, फिर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, पेपर देने जाएंगे तो रिकॉल करेंगे, फिर उसके बाद जब रिजल्ट आएगा या प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद जब आंसर की चेक करेंगे तो पहचान करेंगे कि हमारी मेमोरी सही है या बेकार। यानी मेमोरी बहुत तब सब कहलाती है जब हमें जो पूर्व में सीखा है वो हूबहू याद आ जाए, वो मेमोरी ठीक होती है, और जो हमें हूबहू याद नहीं आए वो मेमोरी बिल्कुल बेकार होती है। धारण क्या होगा सर? धारण क्या होगा सर? यानी एज्यूम करना, याद करना, अपने अंदर समाहित करना। तो फर्स्ट हमारे बात बताना, अधिगम क्या था इंग्लिश में? लर्निंग। अच्छा लर्निंग। एंड सेकंड वन? सर शार्प कैसे हो जाएगा धारण मतलब? अरे मैंने 7 तो बताया नहीं धारण। अच्छा मैंने कब बोला? धारण का क्या मतलब है? धारण मींस होता है अपने अंदर समाहित करना। सर इसको गेन बोल सकते हैं? टू गेन किसको? धारण को? हाँ बोल सकते हैं। हिंदी में एक शब्द का बहुत सारे अर्थ होते हैं। हिंदी में एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। अब आपको ये देखना किस में पूछ रहा है वो। सर एक बार ये चारों बता दो दोबारा। गेन करना। धारण क्या होता है? गेन करना सर? गेन करना भी होता है, एज्यूम भी हो सकता है। एजिंग? अपने अंदर उसको उतारना। एज्यूम करना तो एज्यूम करना भी हो सकता है और होल्ड करना भी हो सकता है, होल्ड भी हो सकता है। होल्ड करना। पहचान फादर है। इसको इवैल्यूएशन बोल सकते हैं। पहचान करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। आपने जो वुडवर्थ बताया ये फादर है? वुडवर्थ इन 4 तत्वों के फादर हैं। बताए किसने? अब 3 तरीके से क्वेश्चन पुट होता है। अगर वो ये पूछता है कि मेमोरी लेवल के फैक्टर कितने हैं तो हमें 4 बताएं, और ये पूछे आपसे किसने बताए तो आपको बताना है वुडवर्थ ने बताए। अब ये क्रम से है, लर्निंग, होल्डिंग, रिकॉलिंग और इवैल्यूएशन। यानी इन चारों को आपको क्रम से याद करना है कि निम्न में से कौन सा मेमोरी लेवल के फैक्टर का सही क्रम है। तो अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान। अगर ये पूछे किसने बताए, वुडवर्थ ने बताए। क्लियर है? यस सर। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है सबसे ज्यादा इसकी विशेषताएं से, यानी स्मृति स्तर की विशेषताएं। इंपोर्टेंट डालना यहां पर। देखो सबसे पहला यह इंग्लिश में साथ में लिख दिया करें सर प्लीज। निम्न स्तर, लो लेवल का है। ये फीचर्स ऑफ मेमोरी लेवल बनेगा क्या? जी शिक्षण है। दूसरा यह विचारहीन होता है, जिसको बोलते हैं थॉटलेस। यह ज्ञानात्मक स्तर का होता है, नॉलेज। इसमें छात्र बिना सोचे समझे तथ्यों एवं सूचना इन्फॉर्मेशन को रटते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि हम जो रट रहे हैं वो सही है गलत, बस रटने से मतलब उन्हें। उसके बाद आता है इसमें टीचर व स्टूडेंट के बीच में सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया जानते हैं आप लोग? यस सर, इसमें नहीं है। बताए? सोशल इंटरेक्शन। अब यहाँ पर स्मृति स्तर पर शिक्षक और छात्र के बीच में इंटरेक्शन होगा या नहीं, बात यहाँ पर आती है। नहीं होगा सर। लॉक करना कंफर्म? यस सर। बिल्कुल, ये ध्यान रखना, नहीं होता है। अच्छा
अच्छा एक क्वेश्चन और सबसे ज्यादा पूछता है, वो ये पूछेगा आपसे, तो ये लास्ट वाला पॉइंट बताना इसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच में सामाजिक अंतर क्रिया यानी विचारों का आदान प्रदान कम्युनिकेशन होगा या नहीं, सोशल इंटरेक्शन होगा या नहीं, तो मैंने लिखा है नहीं होगा, तो ये वाली बात सही है या गलत है? तो क्यों नहीं होगा? होगा। सर पॉइंट नहीं समझ में आया, अब ये को लिख देता हूं, फिर उसके बाद समझाता हूं। इसमें मूल्यांकन के लिए, एवेल्युएशन के लिए, अब इसमें मैं छात्रों का मूल्यांकन करना चाहता हूं, तो मैं ऐसे टाइप परीक्षण लूं या ऑब्जेक्टिव लूं? ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, बताएं कैसे ऑब्जेक्टिव लिखूं? ऑब्जेक्टिव सर यस सर ऑब्जेक्टिव टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब इन 6 पॉइंटों में से कौन सा समझ में नहीं आ रहा वो पूछें आप। सर सिक्स देखो सबसे ज्यादा fifth way। इंपॉर्टेंट ये वाला है, ये वाला भी है, और ये वाला सारी बता दो सारे बता दें। देखो पहली बात ये कि लो यानी निम्न स्तर इसमें से माना जाता है क्योंकि यह रटने पर बल देता है। आपको ये नहीं पता है कि ताजमहल कहां पर है, मैंने आपसे बता दिया कि ताजमहल दिल्ली में है, और आपने उसको लिख लिया, रट लिया कि ताजमहल कहां पर है, दिल्ली में है। तो इसका मतलब आप बिना सोचे समझे तथ्यों, जो भी आपको फैक्ट दिया जा रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आप उसको रट रहे हैं। इसका मतलब कौन सा स्तर है? इसमें तीस तरह, जब बिना सोचे समझे रट रहे हैं तो लो लेवल होगा, आप इसमें अपने विचार प्रकट नहीं कर रहे हैं, और सोशल इंटरेक्शन तब होगा जब आप मुझसे ये कहते हैं कि सर ताजमहल दिल्ली में नहीं आगरा में है, लेकिन आपने बिना कुछ बोले उसको दिल्ली में नोट कर लिया, तो विचारों का आदान प्रदान बिल्कुल हुआ ही नहीं। इस वजह से इसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन होता नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि इसमें मूल्यांकन के लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट, वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण होते हैं वो रट कर दिए जाते हैं, जबकि सब्जेक्टिव जो होते हैं वो सोच कर और समझ कर दिए जाते हैं। जबकि यहाँ पर तो आप बिना सोचे समझे सब कुछ कार्य कर रहे हैं, तो फिर कहां से सब्जेक्टिव होगा? ज्ञानात्मक यानी नॉलेज सिर्फ आपको समझना नहीं है, बस ज्ञान प्राप्त करना है, चाहे सही मिले या गलत मिले, उसको नॉलेजेबल लेवल के रूप में जाना जाता है। विचारहीन क्या होता है? थॉटलेस क्या होता है? जिसमें कोई विचार ही ना हो। और मैंने आपको बताया ताजमहल कहां पर है, दिल्ली में। आपने कोई विचार ही प्रकट नहीं किए तो उसमें आपके विचार है ही नहीं। अगर विचार होते तो आपका शब्द होता थॉट, जो होता है थॉटफुल, जो होता है विचारपूर्ण होता है। क्लियर है? यस सर यस क्लियर? बिल्कुल। आगे चले। एक बार 6 बता दीजिए फिर से। 6 देखो, इसमें मूल्यांकन के लिए ऑब्जेक्टिव जो भी होते हैं, जो भी बहुविकल्पी जाते हैं, वो हम रट कर देते हैं, लेकिन जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं वो हमेशा सोच कर और समझ कर दिए जाते हैं। अभी मैं आपको आगे क्रिएटिविटी पढ़ाऊंगा तो दो प्रकार की थिंकिंग पढ़ाऊंगा, एक कन्वर्जन और एक डाइवर्जन। कन्वर्जन क्या होता है और डाइवर्जन क्या होता है? डाइवर्जन मींस क्या होता है? अपसारी, यानी विभिन्न क्षेत्रों में अपने विचार प्रकट करना। कन्वर्जन मींस होता है जिसका पहले से आंसर बनाओ, जिसमें आप अपने विचार बिल्कुल ना लगाएं, वो कहलाता है। अभी आपको पढ़ाएंगे क्रिएटिविटी किसी कहते हैं, थिंकिंग किसी कहते हैं, वो पूरा बता देंगे। क्लियर है? ओके सर यस सर। सर स्लाइड बैक कर देना, ये पर इससे अगली वाली। आगे चले सर। यस सर। जी सर, जी सर। अब उसके बाद आता है दूसरा लेवल, यानी बोध स्तर। समझना। इसमें बोध का अर्थ जानना या, सर अपसारी और अभिसारी दो वर्ड होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है ये समझा देना। अच्छा पहले इसको समझो थोड़ा, ठीक 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 सर। उसके बाद बताऊं। जानना या समझना होता है। सर ये अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल, अभी लिखा तो था। इसमें शिक्षण में आवश्यक है कि पहले शिक्षण स्मृति स्तर पर हो चुका हो, यानी डायरेक्ट हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पर नहीं आएंगे, पहले हमें मेमोरी लेवल पर काम करना पड़ेगा, फिर जाके हम अंडरस्टैंडिंग बोध स्तर पर आएंगे। और इसमें बोध का अर्थ मैंने बताया है जानना या समझना, यानी दोनों की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग, यानी आपको समझ होनी चाहिए कि हम किस कार्य को किस तरीके से करें। क्लियर? अब दो शब्द सुनिए जो भी सर ने पूछे हैं। सर इसमें ये क्या है इस सेक्शन में सर ये वाली बताना आवश्यक है। सेक्शन लाइन इस शिक्षण में आवश्यक है कि पहले शिक्षण किस स्तर पर हो गया हो, मेमोरी लेवल पर हो गया हो। हम पहले मेमोरी पर चलेंगे, फिर अंडरस्टैंड पर चलेंगे, फिर थिंकिंग पर चलेंगे। ऐसा नहीं कि पहले अंडरस्टैंड पर चलेंगे, तीनों जो लेवल है वो क्रम वाइज चलेंगे। अब दो शब्द सुनिए जो बड़े इंटरेस्ट पूछे। एक मैंने आपको बताया अभिसारी और दूसरा होता अपसारी। ये वाला दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है सृजनशील जो क्रिएटिव बोलते हैं, और एक होता है समस्या समाधान, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी। और ये वाला जो होता है ये रटने पर बल देता है। अब पहले मुझे बता दे सर, अब सारी अभिसारी का भी बता देना, पहले इंग्लिश में क्या बोलेंगे। इसको बोलते हैं कन्वर्जन और इसको बोलते हैं डाइवर्जन। लिख लेना, समझे? इनका जब भी क्वेश्चन बनेगा तो समझना। वो क्वेश्चन बना के देगा, फिर ये पूछेगा कि यह वाला प्रश्न छात्र में किस चिंतन का यानी किस थिंकिंग का विकास कर रहा है। अब मैं दो तरीके से क्वेश्चन पहले आपको ये बता दूं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये बताते हैं हम, सर ये किसके टाइप में अभिसारी अपसारी? ये क्रिएटिविटी में आएंगे। इन्होंने पूछा तो मैं बता दूं थोड़ा बहुत। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? पहला क्वेश्चन। दूसरा, कागज का क्या उपयोग है? अब दोनों को समझिए, पहले इनको समझिए। ये वाला चिंतन वो चिंतन होता है कि जिस प्रश्न का सिर्फ एक ही आंसर हो और पहले से फिक्स हो, जिसमें स्टूडेंट अपनी थिंकिंग बिल्कुल ना लगा सके, अपने आइडिया बिल्कुल ना लगा सके, Open अपने ended विचार बिल्कुल ना लगा सके, वो कौन सा चिंतन कहलाएगा? अभिसारी। वो चिंतन ये वो कहलाता है जिस प्रश्न के एक से अधिक आंसर हो और जो हमेशा विचारों पर और कल्पनाओं पर आधारित होता है, जो पहले से कभी फिक्स नहीं होता है, वो कौन सा कहलाएगा? अपसारी यानी डाइवर्जन। अब बात यहाँ पर आती है, पहला क्वेश्चन मैंने ये पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो अभिसारी हुआ या अपसारी हुआ? अभिसारी कौन सा हुआ? क्योंकि पहले से इसका आंसर फिक्स है और जिसका आंसर पहले से ही फिक्स होता है वो अभिसारी कहलाता है। और मैंने आपसे पूछा कि कागज का क्या उपयोग है, इसका एक आंसर होगा या एक से अधिक आंसर होंगे? एक से अधिक। अच्छा, तो ये कौन सा हुआ? सारी। अब एक और क्वेश्चन इसी के साथ बना देते हैं। मान लेते हैं हमने बनाया, अभिसारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अपसारी और इसको- अपसारी। अभिसारी और अपसारी। अभी बताया तो था, इसको बोलते हैं डाइवर्जन, इसको बोलते हैं कन्वर्जन।
अगर मैंने ये पूछा आपसे कि धरती पर सर अंग्रेजी में भी लिखने के लिए संकोच ना करें प्लीज। जब हिंदी में लिखते हैं तो साथ में इंग्लिश में भी लिखा बिल्कुल करें। लिख दिया करें, ओके। अगर मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि धरती पर पेड़ न होते, यानी हमारा जो अर्थ है उस पर ट्री ना हो, तो क्या होगा? ये वाला क्वेश्चन है। तो कौन सा चिंतन है, अभिसारी या अपसारी? सर धरती पर पेड़ ना होते। एक आंसर होगा, एक से अधिक आंसर होगा। एक से अधिक। दोनों क्लियर है? दोनों क्लियर है? यस सर। अब बोध का अर्थ जानना या समझना होता है, यानी जब आप किसी व्यक्ति से बात करें, किसी वस्तु को खरीदें, किसी जगह पर जाना चाहें, उसके बारे में पहले जान लें और समझ लें, वो कौन सा लेवल कहला रहा है हमारा? बोध स्तर, ठीक है? यस सर। अब एक एग्जांपल देता हूं, मैंने एक पढ़ा दिया आपको, स्मृति स्तर, दोनों को समझें, यानी मेमोरी लेवल। मान लेते हैं ये एक व्यक्ति है और आप ये हैं। इस व्यक्ति ने ये वाली वस्तु खरीदी, ये वाली वस्तु इसने खरीदी 100 रुपए की है, और ये आपका फ्रेंड है। समझना मैं क्या समझ रहा हूं। अब इसने आपसे बोला कि ये वाली वस्तु खरीद लो, ये बहुत अच्छी है। बिना सोचे समझे आपने अपने दोस्त के कहने पर ये वाली वस्तु खरीद ली। कौन सा लेवल कहलाएगा? मेमोरी? कौन सा? अभी सारी। अभी इधर नहीं, इधर चले। मेमोरी यानी इस वाले दोस्त ने आपके ने ये वाली वस्तु 100 रुपए की खरीदी, फिर उसने आपको फोर्स किया कि ये वाली वस्तु बहुत अच्छी है, आप इसको खरीद लिए। आपने बिना सोचे समझे उसको 100 रुपए दे दिया, उस वस्तु को खरीद लिया। स्मृति, बोध, मेमोरी या अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब आपने उससे ये वाली बात बोली, से नहीं खरीदा सर। बिना सोचे समझे खरीद लिया, 100 रुपए देके, कौन सी लेवल है? मेमोरी। लेकिन आपने उससे ये कहा कि भाई तूने खरीद लिया, ठीक है, लेकिन मैं पहले देखूंगा इसको, जानूंगा, परखूंगा, मुझे नहीं पता ये कैसी है कैसी नहीं, पहले मैं देख तो लूं, फिर जब खरीदूंगा फिर कौन सी लेवल होगी? तो ये ध्यान में रखना है कि जब हम किसी कार्य को करने से पहले उसके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल कहलाती है, और जिसके बारे में बिल्कुल जानना नहीं, कैसे भी करके हमारे पास आ जाए, वो कौन सी लेवल कहलाती है? मेमोरी लेवल। लेकिन जानने के बाद जब हम उस पर क्रिया करते हैं तो फिर आपकी आ जाएगी थिंकिंग लेवल, यानी चिंतन स्तर, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। क्लियर है दोनों? यस और नो? यस सर। आगे चलते हैं। अब आती है बोध स्तर की विशेषता, यानी कैरेक्टर। अब पहला इसमें देखेंगे, इस स्तर का शिक्षण ये बोर्ड का नाम ही लगा था ना। बोध स्तर जी? ये बोध बोध स्तर तो चला, चिंतन स्तर तो बाद में पढ़े, पहले बोध स्तर की कैरेक्टरिस्टिक तो पढ़ लें, विशेषता तो पढ़ लें। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किसको? अंडरस्टैंडिंग लेवल। कितनी बार तो बोला है। हम भूल जाते हैं, हम लिखते नहीं ना, फिर पता लगे हमने बोर्ड में मेमोरी लिख ली और अरे अच्छा। सॉरी। सर आप बोध भी तो बार-बार लिख रहे हैं, एक वर्ड और साथ सर में हमें दोबारा इतनी हिंदी नहीं ना आती कि याद हो जाए आप क्या लिख रहे हो। यानी इस स्तर का शिक्षण विचारपूर्ण यानी थॉटफुल होगा। दूसरा, इस स्तर पर टीचर व स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा या नहीं होगा? होगा सर। लिख। सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःप्रक्रिया होती है। इस स्तर पर टीचर प्लस स्टूडेंट दोनों को मुख्य यानी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस स्तर पर मूल्यांकन के लिए सब्जेक्टिव करवाएं या ऑब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव। टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। यह शिक्षण प्रत्येक छात्र को अपने विचार यानी आइडिया खुलकर यानी फ्री प्रकट करने के पूर्ण अवसर देता है। इसमें से कौन सा समझ में नहीं आ रहा वो पूछो मुझसे। सर सब्जेक्टिव वाला जो है ना अपना, ये कैसे सब्जेक्टिव टेस्ट कैसे होता है इसमें? सर एक बार आप स्टार्टिंग से बता दीजिए। मैंने ये वाली चीज आपको बताई ना सब्जेक्टिव, उसमें मैंने दूसरा पॉइंट ये लिखा है कि विचार छात्र खुलकर प्रकट करेगा। एक होता है ऐसे टाइप, ऐसे टाइप जो भी टेस्ट होते हैं उसमें बालक यानी जो भी स्टूडेंट होता है अपने विचार एक से अधिक प्रकट करता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? हमारा सब्जेक्टिव के नाम से, जिसमें विचारों को मान्यता दी गई हो कि जिसमें आपके दिमाग में जो जो थॉट आ रहे हैं उनको लिखिए, कोई पाबंदी नहीं है, आप पूर्व से फिक्स नहीं है, उसको क्या नाम दिया गया? सब्जेक्टिव। अब मैंने ये बताया कि इस स्तर का शिक्षण कैसा थॉटफुल यानी विचारपूर्ण है। विचारपूर्ण मींस होता है कि आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं कि सर ये वाली बात मेरे अकॉर्डिंग ये हुई है और मेरे अकॉर्डिंग ये हुई है। अब उसमें ये वाली बात मैंने लिखी है कि इस वाले स्तर में टीचर और स्टूडेंट के बीच में सोशल इंटरेक्शन या फिर वो ये भी बोल सकता है कम्युनिकेशन, मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करना। विचारों का आदान प्रदान यहाँ पर होगा क्योंकि ये विचारपूर्ण है और ये सोचने और समझने पर बल दे रहा है, इस वजह से इसके बीच अंतरक्रिया होती है। कम्युनिकेशन जानते हैं आप लोग? सर सूचनाओं का आदान प्रदान करना। सूचनाओं का आदान प्रदान। अच्छा, कम्युनिकेशन का दूसरा नाम हम भाषा रख सकते हैं, लैंग्वेज। यस सर। यानी कम्युनिकेशन को संप्रेषण बोलते हैं, ये वाली बात आप जानते Yes, हैं। sir. और संप्रेषण का शब्द का विचारों का आदान प्रदान होता है और भाषा का भी शब्द का विचारों का आदान प्रदान होता है, ये वाली बात ठीक है? इतना तो नहीं। अच्छा, संप्रेषण कितने प्रकार का हो सकता है? थोड़ा पूछ लेते हैं, यहीं पर बात चल रही है तो कितने प्रकार का होता है संप्रेषण? दो प्रकार का। कौन कौन सा? ओरल और एक होता है ओरल और एक होता वर्बल और सर वर्बल और नॉन वर्बल। जी। नॉन वर्बल। है एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। लेकिन जो वर्बल जो शाब्दिक होता है वो कितने प्रकार का होता है? वो दो प्रकार का होता है, मौखिक और लिखित, यानी ओरल और वो रिटन वाला होता है। अच्छा, इंटरव्यू का नाम सुना आप लोगों ने? इंटरव्यू का नाम सुना है?
यस सर पूछ ले रहे हैं यहाँ पर, इंटरव्यू जो होता है वो इंडिविजुअल होता है या ग्रुप में होता है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल होता है, लॉक कर दें। यस सर। अच्छा, दूसरी बात, इंटरव्यू जो होता है वो वर्बल होता है या रिटन में होता है? वर्बल क्लियर है? यस सर अब उसके बाद एक और आपसे पूछ सकता है, प्रश्नावली सुना है? प्रश्नावली, यस सर। यस सर क्वेश्चनियर जी बिल्कुल, ये आपको ये समझनी है कि ये इंडिविजुअल है या ग्रुप वाली होती है, यानी व्यक्तिगत होती है या सामूहिक होती है? शामिल। सामूहिक होगी, लॉक कर दें। यस सर बिल्कुल, तो एक Yes. बार में एक व्यक्ति से क्वेश्चन पूछा जाएगा या सब लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा? सर अगर क्लास में है तो अगर कोई टीचर क्वेश्चन कर रहा है तो कॉमन होगा, अगर अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल कर रहे हैं, कॉमन है अभी फॉर्मेट में है ये तो अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं तो आपसे बात कर पा रहे हैं कि एक साथ में सब लोगों को आंसर दे पा रहे हैं? सबसे। अच्छा, सब लोग आंसर दे पा रहे हैं? नहीं सर एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति का होगा तो इंडिविजुअल होगा या ग्रुप में होगा? इंडिविजुअल आपको एक बात ध्यान रखनी है, इंटरव्यू होता है वो इंडिविजुअल होता है, वर्बल होता है। ऐसे ही प्रश्नावली हमेशा इंडिविजुअल होती है। और आपने एक और नाम सुना होगा, परीक्षण यानी परीक्षा यानी एग्जाम, ये इंडिविजुअल होता है या ग्रुप में होता है? इसको भी ये समझो, ग्रुप में लॉक कर दें, सोच कर बोलिए, बड़ा सर नहीं इंडिविजुअल होगा। सीरियस टॉपिक है और पूछा भी जाएगा आपसे, ऐसा नहीं सर एग्जाम तो ग्रुप में ही होता है। एग्जाम ग्रुप में होगा, लॉक कर दें बिल्कुल। नो सर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल होगा हाँ, थोड़ा Individual सही होगा। सोच रहे हैं आप, ये भी इंडिविजुअल होता है एग्जाम भी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग सीट दी जाती है। ऐसा नहीं कि एक ही सीट पूरे रूम में रख दी और सब लोग झांककर उसमें देखते हैं, नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग दी जाती है। तो ये कैसा हुआ? इंडिविजुअल, टोटल इंडिविजुअल होता है। ये वाली बात ठीक है। अब मान के एक बात को सुनाता है, नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है उसका कोई एक एग्जांपल आप लोगों ने सुना है? एक एग्जांपल सर किस चीज का नॉन वर्बल? वर्बल कम्युनिकेशन का, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चनियर में भी तो नॉन वर्बल हो सकता है जैसे क्वेश्चनियर में। अरे ये रिटन में नहीं है, लिखित में मैंने बताया तो है, हमने दो प्रकार के वर्बल नॉन वर्बल में दो प्रकार होता है, ओरल और रिटन। रिटर्न होगा। वर्बल वो होता है, देखो सुनो, वर्बल वो होता है जिसमें वर्ड यानी शब्दों का प्रयोग किया जाए, और नॉन वर्बल होता है शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाए लेकिन ध्वनि का प्रयोग जरूर किया जाए। अब आप किसी के घर जाते हैं और वो आपको ये पूछते हैं कि नाश्ता करेंगे, तो आप एक शब्द बोले, ऐसे बोले, नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल है नॉन वर्बल। क्योंकि वर्बल में आपको इतना ध्यान में रखना है कि जब हम शब्दों का प्रयोग करें तो वर्बल होता है, और वर्बल दो प्रकार का होता है, मौखिक और रिटन। रिटन में भी शब्दों का प्रयोग करेंगे और वर्बल बोल रहा हूं मैं तब भी शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन नॉन वर्बल में मैं कभी शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता लेकिन ध्वनि का प्रयोग जरूर कर सकता हूं। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब आप चौराहे पर जाते हैं तो जो रेड लाइट होती है वो वर्बल है या नॉन वर्बल? नॉन वर्बल because we are using sign over here. बिल्कुल, कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर अब इधर आते हैं अपने टॉपिक पर। अब मैंने यहाँ पे लिखा, ये मैंने आपको बता दिया कि टीचर और स्टूडेंट दोनों को मुख्य यानी इंपॉर्टेंट माना गया है। सर एक क्वेश्चन और था, जी। जैसे जो गूंगे लोग होते हैं तो उनको हम इशारों से कुछ भी समझाते हैं तो वो भी तो नॉन वर्बल में आएगा नॉन ना? वर्बल होगा, नॉन वर्बल। अच्छा, एक होता है हमारी शारीरिक वेशभूषा यानी फिजिकल लैंग्वेज होती है, वो नॉन वर्बल वर्बल है। नॉन वर्बल। नॉन वर्बल जैसे ये मेरे हाथ चले, घर से उतर, ये वर्बल है नॉन वर्बल है? नॉन वर्बल। नॉन वर्बल अब इसमें मूल्यांकन के मैंने आपको सब्जेक्ट बताया है और इसमें प्रत्येक छात्र को अपने विचार यानी आइडिया जो आपके मन में आ रहा है उनको बताइए, खुलकर प्रकट करिए, कौन सा स्तर कहलाएगा? बोध स्तर। क्लियर है? आगे चले, यस सर इसकी जरूरत है? स्लाइड कर दो एक बार। जी? प्रीवियस स्लाइड दिखाना एक बार। आगे चले, इसका स्क्रीन लेना है। हो गया। अब आता है चिंतन स्तर यानी थिंकिंग। इनकी आपको फादर है ना जनक के बूथ, तीनों की याद में एक मिलेगा, आपको ध्यान रखिएगा। सर इसके फादर क्या बोले? इसके हैं मॉरिस P Hunt. पी हंट। यह प्रत्येक स्टूडेंट को प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी सर यहाँ स्तर अधिक विचारशील स्तर है बोल सकते जी बिल्कुल, समस्या समाधान करता बनाता है। अब देखो इसका एक डायग्राम से मैं समझाता हूँ, समझना। इसके दो डायग्राम बनाऊंगा। दूसरा इधर बना दे, ये क्या लिखा है सर आपने प्रॉब्लम के बाद? समस्या और नहीं। गोल लक्ष्य। वही हमारे बंद कर दूंगी ना। क्या बंद कर दे? ये से कर बंद करके ऊपर करो। इसे कैसे डायग्राम बना दे? ना बेटा अभी बोला नहीं, अभी बोला मम्मा तो ना मुंह में हुई हो रही है। वो कहां आधा टंकी नीचे टंकी ऊपर यहाँ नोट कर लो, फिर समझाता हूँ दोनों को। वो तो उठना करी थोड़ी ये कैसे हुआ? अरे आप लाइव क्लास में हैं, थोड़ा बच्चों को दूर रखें। बाल विकास चल रहा है सर। अरे हाँ सर, ज्यादा बाल विकास चल रहा है, वरना साइड में बच्चों को कोई नहीं हो जाता सर। ऐसे थोड़ा दोनों को नोट कर फिर आपको समझाता हूँ। बात हम किस लेवल की कर रहे थे? थिंकिंग लेवल की। विकल्प ऑप्शन होगा ना सर? जी हाँ, अरे
समझना बस इसको, समझ जाओगे तो थिंकिंग लेवल अपने आप हो जाएगा क्लियर। और जब भी थिंकिंग लेवल का क्वेश्चन बनेगा तो ये वाला शब्द जरूर आना ही आना है, प्रॉब्लम वाला। और बिना प्रॉब्लम के आप थिंकिंग कर नहीं सकते, और जब तक आप थिंकिंग करेंगे तब तक आपके सामने कोई प्रॉब्लम ना होगी, ये ध्यान रखिएगा। नो क्लियर? यस सर। Yes, sir. देखो मैंने आपको लिखा है कि थिंकिंग लेवल यानी चिंतन स्तर का शिक्षक सबसे अधिक विचारशील होता है, और ये प्रत्येक स्टूडेंट को कैसा बताता है, समस्या समाधान करता बताता है, बनाता है। यानी जब एक छात्र के सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो फेस करने के लिए रेडी होता है, वो किसने उसको तैयार किया है, थिंकिंग लेवल ने तैयार किया। आप कैसे समझना, मान लेते हैं आप यहाँ पर हैं और यहाँ पर आपकी कोई समस्या है, यानी आप किसको प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्य को या गोल को प्राप्त करना चाहते हैं। उससे पहले आपके बीच में ये वाली जो मैंने बनाई है, ये समस्या बनाई है। अब ये समस्या रटकर समाप्त होगी या तर्क और चिंतन करके समाप्त होगी? तर्क और चिंतन से। जब तक आप उस समस्या के बारे में थिंकिंग नहीं कर सकते, उस पर अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते, उस समस्या का समाधान करने के लिए क्रिएटिव नहीं हो सकते, जब तक आप इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये कौन सा लेवल कहलाता है, थिंकिंग लेवल। लेकिन एक और होता है कभी-कभी कि मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं और आपके सामने ये समस्या है, लेकिन कोई समस्या ऐसी होती है कि एक विकल्प से समाधान नहीं होती, दो विकल्प से समाधान नहीं होती, तीन से नहीं होती, लेकिन जब तक हम उस समस्या को सॉर्ट आउट नहीं कर लेते हैं, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं और तब तक उस पर एक्सपेरिमेंट लगाते रहते हैं। वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर ये समस्या इस विकल्प नंबर 1 से नहीं हुई है तो विकल्प 2 लगा लेंगे, विकल्प 2 से नहीं हुई है तो तीसरा लगा लेंगे, लेकिन जब तक लगाते रहेंगे, जब तक इसका समाधान करके, जब तक हम किसको प्राप्त नहीं कर लेंगे, समस्या के गोल को प्राप्त नहीं कर लेंगे। क्लियर है दोनों? यस सर। लेकिन समस्या का समाधान तभी होगा जब आप किस लेवल पर होंगे, Thinking. थिंकिंग लेवल। क्लियर दोनों? आगे चले? नो सर। नहीं क्लियर? यस सर। आगे चले? Yes, sir. अब चलते हैं। सर एक बार एक्सप्लेन करके नहीं समझ आया, कौन सा वाला नहीं आया? ये जो आपने भी डायग्रामेटिकली बताया नहीं समझ आया, ये वाला समझ में पहला आया? भी दूसरा भी दोनों एक बार कर दो, पहले वाले में समझ में क्या नहीं आया, ये बताओ जरा। एक बार एक्सप्लेन करो दोबारा। सुनिए, ध्यान नहीं देते आप यहाँ पर हैं, आपके सामने ये समस्या है और आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं। जब इसको प्राप्त करेंगे और बीच में ये समस्या है, तो इस समस्या का समाधान हमेशा चिंतन के द्वारा होगा, तर्क के द्वारा होगा, ना कि रटने के द्वारा होगा। यानी जब हम किसी समस्या पर अपने विचार खुलकर प्रकट करेंगे और अनेकों समाधान उसके लिए लेके आएंगे, अनेकों विकल्प लेके आएंगे, और जब हम अनेकों विकल्प लेके आएंगे तो हम कौन सी स्टेज पर चल रहे हैं, थिंकिंग वाली स्टेज पर चल रहे हैं। यानी सोचने और समझने की जो हमारी शक्ति है वो पूर्ण उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है, उसको थिंकिंग बोलते हैं। यहाँ पर मैंने दूसरा डायग्राम ये बनाया है कि मान लो कोई समस्या ऐसी है जिसका समाधान, यानी जो सॉल्विंग, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है, वो कभी एक ऑप्शन से नहीं हो रही तो हमने दूसरा ऑप्शन अपना लिया, दूसरे से नहीं होगी तो तीसरा ऑप्शन अपनाएंगे, तीसरे से नहीं होगी तो चौथा ऑप्शन अपनाएंगे। लेकिन जब तक अपनाते रहेंगे तब तक हम अपने गोल को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन हम अपना रहे हैं, ये उस लेवल पर अपनाते हैं जो लेवल कहलाती है थिंकिंग लेवल। अब आपको सर, ये ये चिंता करने के ऑप्शन है क्या? चिंतन करने के ऑप्शन है। चिंतन, एक छात्र को चिंतन करने की प्रक्रिया कहलाती है, ऑप्शन नहीं है। ये मेथड्स है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्कुल। के। आप एक बात सुनिए, मैंने आपको ये बता दिया कि मान लेते हैं बुर्ज मेथड खलीफा कितना का नाम सुना है? ज्यादा सही होगा सर। अभी सुने, बुर्ज खलीफा का नाम सुना है? बुर्ज खलीफा यस सर। अरे सुना है? यस सर। कहाँ पर है दुबई में बुर्ज खलीफा? दुबई में है सर। दुबई में है सर। दुबई में है। अब इस बुर्ज खलीफा को मैंने पूछा कहाँ पर हो, आपने बता दिया दुबई में। आपने कुछ सोचा समझा या कुछ चिंतन किया? नो सर। अब मैंने आपसे पूछा कि बुर्ज खलीफा के बारे में अपने विचार प्रकट करो, अपने विचार प्रकट करो कि आपके अकॉर्डिंग बुर्ज खलीफा कैसा होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन होगा, फिर किस लेवल पर आप काम करेंगे, Thinking. ये आपको समझना है। जब बुर्ज खलीफा पर विचार प्रकट करेंगे तो आपके सामने क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा ना सर, वो तो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा। कौन सा वाला? जब हम बुर्ज खलीफा पे अपने विचार देखेंगे तो देखो अभी मैं आपको एक चीज लिखाऊंगा, देखो थोड़ा इधर इसको साफ कर देते हैं, समझना आपको और समझ में आ जाएगा पूरा। थिंकिंग में तो ऐसा होना चाहिए कि उस पे अभी कैसे अभी 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 सुने, पहला स्मृति, एक मैंने आपको पढ़ाया मेमोरी, समझना, दूसरा पढ़ा है अंडरस्टैंडिंग और तीसरा पढ़ा है थिंकिंग, समझना। मैंने आपको पूछा कि बुर्ज खलीफा कहां पर है, आपने बता दिया दुबई में। कौन सा स्तर है, मेमोरी। बुर्ज खलीफा के बारे में विचार प्रकट करो। जब आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि कौन कौन सी बातें लिखें, कौन सा स्टैंडर्ड है, और जब आप उनको लिखने लग गए, क्रिया करने लग गए, कार्य करने लग गए, एक्शन लेने उस पर लग गए, कौन सा स्तर है, थिंकिंग। कौन तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है? नो सर। नहीं बता कैसे? मतलब अब विचार जब आप सोच रहे हैं तो वो लिखने में मतलब थिंकिंग कहाँ से आ गई सर? अरे वो अच्छा, आप understanding सोचेंगे नहीं तभी तो समझेंगे। नहीं, वो तो अंडरस्टैंडिंग लेवल तक ही हो हाँ, गया जब सर। देखो थिंकिंग तभी तो होगी, देखो ये समस्या है, जब तक इस समस्या पर एक्शन नहीं लेंगे तब तक ये समाधान हो जाएगी। अब आपने अपने दिमाग में ये सोच लिया, पहले मेरी बात सुनो, आपने दिमाग में ये सोच लिया कि बुर्ज खलीफा मेरे अंदाज से अमेरिका में है, तो आप उस वाले शब्द को लिख देंगे जो सर, जैसे हमें पेपर क्लियर करना है तो हम चिंता कर करके पेपर कैसे क्लियर कर लेंगे? जैसे चिंता नहीं है, थिंकिंग चिंतन पढ़ा रहे हैं हम। मतलब सोच सोच के कैसे कर लेंगे? उसमें कुछ तो ये ऐसे भी तो हो सकता है। अब एक बात सुनो, अब एक बात सुनो, अब एक बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, मैंने आपको ये तीनों लेवल बताए। अगर मैंने दो एग्जांपल आपको बताए, दो एग्जांपल समझना। मैंने एक आपको एग्जांपल बताया कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, जो रटने पर बल देता है वो मेमोरी लेवल का है। अब मैंने आपको बताया भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, या मैंने आपको ये बताया बिना सोचे समझे जो सूचना को रटता है। मैंने जो एग्जांपल दिया वो ना कर उन्होंने अपने हिसाब से एग्जांपल बनाया, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो बिना सोचे समझे लिख रहा है वो मेमोरी लेवल है, तो सोचकर आपको याद आ गया तो वही तो लिखेंगे। नहीं समझ में? ये वाला थोड़ा समझ आ आगे रही चलो, थोड़ा एक बात बताएं सर कि मतलब विचार को अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हम लिखेंगे नहीं क्या? पहले मेरी बात नहीं समझ आप भाई। जब आपको मेमोरी लेवल की बात हो रही है तो बिना सोचे समझे की बात हो रही है, ये बात ठीक है या नहीं? अब जब अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आएंगे तो अपने दिमाग में सोचेंगे और जो सही होगा उसी पे तो क्रिया करेंगे। जब उस पे क्रिया कर जाएंगे तो कौन सा लेवल हो जाएगा, चिंतन। अभी थोड़ा और समझिए, मैं दो चीजें बताता हूं। प्रॉब्लम को फाइनली एग्जीक्यूट करना ही थिंकिंग लेवल होगी। एक होता है कल्पना और एक होता है तर्क। थोड़ा इसको समझा, थोड़ा समझा, अब क्लियर हो जाएगा। कल्पना पहले आती है, तर्क पहले आता है, थोड़ा समझा। कल्पना क्या होता है, इमेजिनेशन, और तर्क मींस क्या होता है, रीजनिंग। पहले इमेजिनेशन होता है या पहले रीजनिंग होती है? पहले इमेजिनेशन, फिर उसके बाद क्या होगा, रीजनिंग। अब आपके दिमाग में पहले इमेजिनेशन आएगा कि तर्क करेंगे? पहले इमेजिनेशन अब आपके दिमाग में ये वाली बात आ गई बुर्ज खलीफा का रंग सफेद है, फिर आपके दिमाग में इसको देखकर दूसरा आ गया कि हो सकता है उसकी एक बिल्डिंग लाल कलर की, दूसरा लिख दिया कि उसकी एक बिल्डिंग लाल कलर की है। इमेजिनेशन हमेशा, देखो सुनो, मैं अभी दोनों को बता दूं, इमेजिनेशन हमेशा एक वस्तु को ध्यान में रखकर किया जाता है, लेकिन तर्क हमेशा जब आपके सामने दो वस्तु होंगी तब तर्क होगा। यानी इमेजिनेशन एक वस्तु को ध्यान में रखकर किया जाएगा, लेकिन तर्क मींस ये होता है कि ये वाली वस्तु अच्छी है कि ये वाली वस्तु अच्छी है। इन दोनों में से हमें किसको एक्सेप्ट करना है। जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो दोनों के बारे में पहले उसकी अच्छाई और बुराई दोनों को जान लेंगे, वो क्या कहलाएगा, तर्क। लेकिन कल्पना करते समय हम अंडरस्टैंडिंग लेवल का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब उस कल्पना को करके क्रिया में लेके आएंगे या कार्य में लेके आएंगे और जब हम थिंकिंग लेवल पर कार्य करेंगे, तर्क करेंगे, उसे सही साबित करने की कोशिश करेंगे, वो हमारा लेवल थिंकिंग बन जाएगा।
जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे तब तक थिंकिंग बिल्कुल है ही नहीं। जब तक हम अपने दिमाग में जितने भी थॉट लेके आ रहे हैं कि सर जो बताया वो सही है या गलत है, सही है या गलत है, लेकिन जब आपको पता लग जाएगा हाँ ये वाला सही है, इस वाले को प्रयोग कर दीजिए समस्या पर, वो थिंकिंग बन जाएगा। लेकिन जो सोच समझ कर अभी लेके आए वो अंडरस्टैंडिंग है, और जो बिना सोचे समझे कार्य हो जाए वो हमारा मेमोरी लेवल कर करता है। पूछिए, आगे चले। थिंकिंग लेवल सर ऐसा कुछ नहीं, मतलब मेरे हिसाब से मैं अभी पहले इसको आगे कर दो, आगे करो। ऐसा मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाह रही इसको इसकी अभी मैं पूरा इसको स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे चले। चले सर अब इस पे बात करते हैं। अब ये बताइए तो आपके दिमाग में दो चीज आ रही हैं कि सर अंडरस्टैंडिंग और एक थिंकिंग लेवल, आपके दिमाग में यही दो तो चल रही है। अब मैं आपके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल का एग्जांपल बताओ, थिंकिंग लेवल का एग्जांपल बताएं, फिर मैं आपको दोनों को क्लियर करूंगा। अंडरस्टैंडिंग तो सर किसी भी चीज से रिलेटेड हम कुछ भी मतलब अपने हिसाब से जो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, या किसी पे भी अपने विचार रख रहे हैं। रख दिया विचार। हाँ जी। अब थिंकिंग लेवल पर थिंकिंग मेरे हिसाब से जो मैं सोच रही थी सर कि भी कोई प्रॉब्लम है आपके सामने, या जैसे हमें एक दे दिया जाए कि आप ये सीरीज सॉल्व करें, इसमें नेक्स्ट जो भी है वैल्यू क्या आएगी, तो उस पे हम क्या करें कि हमने एक मेथड लगाया, उस पे हमारा वैल्यू नहीं आया, फिर हमने दूसरे तरीके से सोचा कि इसको कैसे सॉल्व करें, फिर तीसरे तरीके से सोचा, तो इस तरह से करके हमने उसका रिजल्ट निकाला। तो ये एक बात थिंकिंग लेवल हो वो गया। आप बिल्कुल अपनी जगह ठीक करें। देखो सुने, मैंने दो चीज लिखी है, प्रॉब्लम एंड आइडिया, यानी विचार और समस्या। विचार पहले आएंगे, समस्या को देखकर आएंगे, या पहले समस्या होगी उसको देखकर विचार आएंगे? तो समस्या को देखकर आएंगे। अब एक और चीज बताते हैं, थोड़ा आपको इधर और ले जाते हैं। आपने सुना होगा एक होता है चेतन, जिसको बोलते हैं एक होता है अर्ध चेतन, इसको क्या बोलते हैं? और एक होता है अचेतन, क्या बोलते हैं? सबकॉन्शियस इसको बोलते हैं सब, और इसको बोलते हैं कॉन्शियस, और इसको बोलते हैं अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस। अब बात यहाँ पर आती है, इससे पहले देखो इन तीनों के जनक सिगमंड फ्राइड है। अब ये मन के प्रकार हैं, इनको थोड़ा समझेंगे। मैं थोड़ा इसको साफ करता हूं, मैं आपको बहुत इजी भाषा में बिल्कुल सरल तरीके से यहीं पे ले आऊंगा। इनसे पहले मैं दो चीज लिखता हूं, दर्शन और शिक्षा, यानी इसको बोलते हैं फिलॉसफी, और इसको तो मैं भी बता चुका हूं एजुकेशन। पहले कौन सा आया? पहले फिलॉसफी। दर्शन को आइडियाज बोल सकते हैं हम। यस सर। अब दो चीजों का एग्जांपल सुना, ये एक तरह से और एक ये तरह से। मैंने दो चीज लिखी, एक सैद्धांतिक यानी थॉटिकल, और एक व्यवहारिक यानी बिहेवियर। अब इसमें से दर्शन सैद्धांतिक होता है या शिक्षा सैद्धांतिक होती है? बहुत इजी से आपको यहीं पे ले आऊंगा। दर्शन सिद्धांत स्थापित करता है, शिक्षा सिद्धांत स्थापित करती है। दर्शन दर्शन हमारे सिद्धांत स्थापित करता है, और उनको व्यवहार में लाने का कार्य कौन करती है? शिक्षा शिक्षा। सबसे पहले विचार किसमें आएंगे? दर्शन में। अब इधर के इधर आते हैं, तीन मन है, चेतन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो सबसे पहले जो आइडिया मन विचार आ रहे हैं जिस व्यक्ति के, वो पहले कॉन्शियस में आ रहे हैं कि अनकॉन्शियस में आ रहे हैं कि सबकॉन्शियस में आ रहे हैं? पहले अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस। क्लियर है? फिर उन्हें पूरा करने के लिए कहां पे लेके आएंगे? चेतन में। अब उसके बाद इधर आते हैं, अब आने इधर से। मैंने एक चीज बताई थी समस्या, और एक बताए थे विचार। अब ये जो अनकॉन्शियस में जो हमारे विचार आ रहे हैं, वो समस्या को देख के आ रहे हैं कि ऑटोमेटिक आ रहे हैं? सर नेक्स्ट क्लास में करवा देना, टाइम हो गया। यस सर। यस टाइम हो गया। थोड़ा इसमें 2 मिनट के लिए थोड़ा बहस कर लेते हैं, थोड़ा 2 मिनट। नेक्स्ट क्लास में करवा लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आगे पढ़ूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। कंप्लीट करिए डिस्कशन। ठीक है, अभी करा कंप्लीट। यस सर। अंडरस्टैंडिंग तो जब कोई हमें समझा रहा हो, थिंकिंग जब हमारे मन में विचार आ रहे हो, हम दूसरों के सामने वो रख रहे हैं किसी प्रॉब्लम को सोल्व अच्छा करने एक बात मान लेते हैं, अभी जो आप जिस सेंटेंस को बोल रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में बोल रहे हैं, थिंकिंग में? अभी आप ये एग्जांपल देते हैं, आपने बोला कि सर मेरे अकॉर्डिंग ये वाली बात ऐसे हो सकती है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है, थिंकिंग? ये थिंकिंग सर मेरे अकॉर्डिंग मैंने अंडरस्टैंडिंग सर। मैम देखो, आप अपने ही सेंटेंस में फंस रहे हैं, आप अपनी समझ के आधार पर तो अपने आइडियाज बता रहे हैं कि सर मेरे अकॉर्डिंग मुझे समझ में आ रहा है कि पहले ये होता है फिर ये होता है। लेकिन अगर हम इस वाली समस्या को ना लेके आते, अगर हम इस वाले दोनों थिंकिंग वाले लेवल को ना लेके आते, तो क्या हमारा इस पर ग्रुप डिस्कशन चलता? नहीं सर। आप अपने विचार प्रकट करते नहीं करते, क्योंकि हमारे सामने समस्या ये बन चुकी है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या कहलाता है, थिंकिंग लेवल क्या कहलाता है, ये प्रॉब्लम बन चुकी है। इस पर हम अपने जितने भी स्टूडेंट आप और मैं अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, अपनी अपनी समझ के आधार पर प्रकट कर रहे हैं। जो हम अपने विचार प्रकट आपके दिमाग में आया कि सर मेरे अकॉर्डिंग तो पहले बी आएगा, और दूसरे ने बोला कि सर मेरे अकॉर्डिंग ए आएगा, जब मैं इनको लिखूंगा तो वो थिंकिंग बन जाएगी। भाई कल्पना, परिकल्पना जानते हैं? परिकल्पना अब साइंस की स्टूडेंट आपने रिसर्च तो की होगी ना, रिसर्च हाइपोथेसिस जानते हैं? हाइपोथेसिस, यस सर। हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि हम जब किसी समस्या का समाधान करने जा रहे हैं तो एक अनुमान लगाते हैं कि ये वाले अनुमान के आधार पर ये समस्या सही हो जाएगी, इस वाले अनुमान के आधार पर ये समस्या सही हो जाएगी। लेकिन अनुमान लगाकर उस अनुमान को समस्या पर प्रयोग करते हैं। अगर वो अनुमान लगाकर समस्या पर सही साबित हो गया तो विकल्प परिकल्पना बन जाती है, अगर वो अनुमान सही नहीं हुआ तो शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस बन जाती है। क्लियर है? नहीं समझ में? यस सर। अब मेरी एक क्लियर बात समझो, जब हम सोच समझकर कोई भी कार्य करते हैं वो अंडरस्टैंडिंग कहलाता है, लेकिन जो सोच समझकर जो कार्य करके किसी समस्या पर लागू कर देते हैं वो थिंकिंग में चेंज हो जाता है। क्लियर है? यस सर। अब एक दो शब्दों में सुनिए अंडरस्टैंडिंग लेवल को। आप दो आप फ्रेंड है, एक आपके फ्रेंड ही है, एक फ्रेंड आपके ही है। ये जो टीचर पढ़े हैं, इस टीचर की लड़ाई इससे हो गई क्योंकि आपके इस फ्रेंड ने इससे बहस करी, और इस वाले टीचर ने इस वाले फ्रेंड को आपकी क्लास से बाहर निकाल दिया। अब ये टीचर आपके पास आता है, अब इसको देखकर आपने पहले अपने दिमाग में विचार बना लिया कि टीचर कुछ भी कहे मैं पलट के जवाब ना दूंगी। ये अंडरस्टैंडिंग है, थिंकिंग है? अब आपके टीचर ने आपको बहुत फोर्स किया, आपने नो मैम नो मैम नो मैम, जो अब नो मैम बोलते हैं वो कौन सा लेवल हो गया? सर ये अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग से हटके सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा? हो सकता है, हो सकता है क्यों नहीं, लेकिन सेल्फ कंट्रोल यहाँ पर यूज करेंगे भाई, यहाँ पर तो समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में चिंतन इसको पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है? मेरी स्टार्टिंग की थर्ड स्लाइड दिखा दीजिए, स्टार्टिंग का थर्ड सर, और इसे और आगे और एक सर, और मतलब आगे चलिए। ओके हो गया सर, थैंक यू सर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नमस्ते सर।